वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हमारा जो सब्जेक्ट है इसका नाम है सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। कितना अच्छा सा नाम है वो देखिए, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। इसमें आपके 3 पार्ट हैं इस जो सब्जेक्ट है। पार्ट ए आपका जो है वो है 40 मार्क्स का, और पार्ट ए जो है जो 40 मार्क्स का है ये कहता है कि कोई भी कंपनी कैसे इस्टेब्लिश होती है, यानी कि कंपनी के जन्म की कहानी है, कंपनी कैसे आती है, मतलब बिजनेस हम शुरू करना चाहते हैं तो हम कैसे कंपनी फॉर्म करेंगे, ये है पार्ट ए में। पार्ट बी हमारा जो है वो कंपनी को चलाने की कहानी है। बच्चे का बर्थ हो गया, अब बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद कॉलेज जाएगा, अभी शादी नहीं, पहले काम वगैरह करते हैं, फिर जो है वो बच्चे जो है वो काम करने लगेंगे, फिर शादी। वैसे ही अगर हम आए कंपनी के केस में, तो कंपनी का बर्थ हो गया है, अब कंपनी बिजनेस शुरू करेगी। कंपनी जब बिजनेस शुरू करेगी तो क्या कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंप्लायंसेस नहीं फुलफिल करने पड़ेंगे? क्या उन्हें अलग अलग अथॉरिटी से इंटरेक्ट होकर के अलग अलग तरह के फॉर्म फाइल नहीं करने पड़ेंगे? चाहे वो किसी भी तरह के जो है वो बिजनेस में हो, उनका इंटरेक्शन पब्लिक से तो होना ही है, लोगों से तो होना ही है। इन्हीं चीजों को बताया गया है किसमें, पार्ट बी में। पार्ट सी कहता है कि कंपनी का हाल बुरा है, यानी कि कंपनी को चलाया आपने इंसान की तरह, बच्चा जो है वो बर्थ लिया, बच्चा बड़ा हुआ, पार्ट बी में आया। इसके बाद बीमार भी तो पड़ते हैं इंसान। अगर इंसान जैसे ही बीमार पड़ते हैं हम तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जैसे अभी मुझे कफ कोल्ड है, फीवर है, तो जल्दी से लोग मेरा अंतिम संस्कार कर देंगे। क्या करेंगे? दवा देंगे। पीछे से कह रहे हाँ ऐसा ही करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। तो वो दवा देंगे। दवा मैंने किसी डॉक्टर से नहीं लिया, फ्रेंड ही है, पहचान के हैं, कॉल किया, डॉक्टर हैं, गरीब आदमी हूं ना, तो सोचा वैसे जाऊंगा तो फीस लगेगा, तो उसे कॉल कर दिया, तो उसने बता दिया। अब कॉल पे तो पैसा लेगा नहीं, मैं भी उसका कुछ काम कर देता हूँ। तो उसने बोला भाई ये दवा खा लो। अगर उस दवा से ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ, ज्यादा हुआ तो फिर क्या करते हैं? फिर बजावता हॉस्पिटल जाते हैं, क्या क्या ब्लड टेस्ट, टीसी डीसी ये सारे हीमोग्लोबिन सब कर रहे होते हैं। अगर मामला उससे भी ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हॉस्पिटलाइज कर दिया। सब कुछ ठीक रहा तो भाई आप लौट के वापस आ गए, नहीं ठीक रहा तो बड़े जो है वो दुखी मन के साथ जो है वो डॉक्टर आते हैं मुंह लटकाते हुए और कहते हैं कि सॉरी हम इन्हें नहीं बचा पाए, तब उनका हम अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो यही पार्ट सी जो है वो दुख भरी कहानी है कंपनी की। कंपनी की स्थिति खराब, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब, तो ऐसे में कंपनी को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो अंत में मजबूर होकर क्या करेंगे, उसे बंद कर देंगे, जिसे हम वाइंडिंग अप कहते हैं। तो देखिए 3 अलग अलग फेज में आपका सब्जेक्ट बटा हुआ है। ये है बर्थ की कहानी, दिस इज टोटली आपका इंटीग्रेटेड है कंपनी लॉ से। ये है कंपनी को चलाना, और ये है कंपनी को बचाना। इस समय हम कंपनी को चलाने वाले हैं, यानी कि कंपनी का बर्थ हो चुका है, अब कंपनी अलग अलग तरह के कंप्लायंसेस को क्या करेगी, मिट करेगी। अलग अलग तरह के कंप्लायंसेस में अगर कोई कंपनी कुछ काम कर रही है तो इसका मतलब कोई प्रोडक्ट बनाएगी, कोई पेन बना रहा है, कोई पेंसिल बना रहा है, प्रोजेक्टर, अलग अलग तरह की चीजों को बना रही, या कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, जो आपको पसंद है, पिज्जा, बर्गर, जो कहना है कहिए, इतने तरह की चीज, बल्ब, सीएफएल, फैन, जो भी दिखे, शर्ट, कहा कि ये सारी चीज जब बनाएंगे तो ये कहां बनते हैं, या घर में, फैक्ट्री में बनेंगे। फैक्ट्री में काम कौन कर रहा होता है, वर्कर्स। कहते वहां पे रामदीन है, हरिया है, राम खिलावन है, बंसी है, बिरजू है, ये सब काम कर रहा है। कंपनी को इस बात से जरा भी कोई सरोकार नहीं है कि बंसी, बिरजू, हरिया, रामदीन किस कंडीशन में काम करे। वो तो एक ही चीज जानती है, और वो क्या, कि ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना, चाहे जितने भी मिजरेबल कंडीशन में वो काम करे। अगर उनका बस चले, मालिक का बस चले, ओनर का बस चले, तो वो क्या बोले, रामदीन हरिया को बोले कि देख भाई 200 रुपए दूंगा, काम करना है तो कर, वरना निकलता फिर। और हमारे देश में आप देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है। तो ऐसे में हो सकता है कि अनरीजनेबल जो है वेजेज पे उससे क्या करवाए, काम कराए। वो काम कर लेगा और उसे बोला जाएगा कि इस महीने की तनख्वाह अगले महीने दूंगा, पॉसिबल। यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको क्या किया जा सकता है, कहीं ना कहीं जो है वो कहिए एक तरह से जो है वो टॉर्चर किया जा सकता है, या अलग अलग तरीके से उसके ऊपर हार्डशिप रखा जा सकता है। इन्हीं चीजों के कारण जो है वो कहा गया कि अगर आप लेबर के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो आपको लेबर लॉ के प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रही है, किसी भी चीज को बना रही है, तो उसे उन जगहों पे, जिन जगहों पे लेबर के साथ इंटरेक्शन है, कुछ कंप्लायंसेस को क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर लॉ ही ना बना हो
तो वैसे केस में हम चीजों को फुलफिल करें या ना करें, हमारे साथ कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है देयर इज सम लॉ विच हैज बीन कॉन्ट्रावेंट। तो पहले लॉ तो बना हुआ होना चाहिए, इसलिए यहां पे लेबर लॉ से रिलेटेड बड़े सारे लॉ बनाए गए, जिसमें से आपको इस चैप्टर में, जो कि एक चैप्टर है जो किस हिस्से में है, पार्ट बी में, इसमें ज्यादा एक्ट नहीं, सिर्फ 16 एक्ट पढ़ने हैं एक चैप्टर में। कितने एक्ट पढ़ने हैं? 16 एक्ट पढ़ने हैं। अब यहां पे आपको बड़े समझदारी से चलना पड़ेगा। रीजन ये है कि अगर आप चीजों को छोड़ेंगे तो पता नहीं, जिन चीजों को हमने छोड़ा हो सकता है वही 5 मार्क्स के लिए हो। दूसरी बात, ये जो 35 मार्क्स का है, इसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि हम हर चैप्टर से 6 मार्क्स का ही पूछेंगे, जो कि पार्ट बी में 6 चैप्टर्स हैं। तो ये नहीं कहते कि हम इससे जो है वो 6 मार्क्स का ही पूछेंगे, उनकी मर्जी। यहां से चाहे तो 20 मार्क्स का पूछ सकते हैं, वो चाहे तो यहां से 35 का पूछ दे, उनकी मर्जी। आप नहीं कह सकते कि तब हमने बाकी क्यों पढ़ा, वो तो आप जानिए। तो इसीलिए हमें ये सारा पढ़ना रहेगा। और जब हम इसे पढ़ रहे थे तो हमने 2 बातों का कहा था, ध्यान रखेंगे। एक, चीजों को समझना है, और ये ध्यान रखना है कि किन बातों को जो है किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना रहेगा, क्योंकि समझने के बाद उसे एग्जाम में क्या करना है, लिखना भी है। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट में बना करके जो है वो नोट्स दिए हैं, या यहाँ जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल पॉइंट मैनर में है, ताकि एक तो रिटेन करना जो है वो आसान हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए, दूसरा जब आपको एग्जाम में उसे रिप्रोड्यूस करने की जरूरत पड़े तो आप आसानी से क्या कर सके, उसे रिप्रोड्यूस कर सके। अब ये जो हमारे 16 एक्ट है, इसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था फैक्ट्रीज एक्ट, और इस फैक्ट्रीज एक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई जगह जिसका नाम क्या है, फैक्ट्री है, अगर वहां पे कोई भी लेबर काम कर रहा है तो वो कितने घंटे काम करेगा, उसे कौन कौन सा मिनिमम फैसिलिटी मिलना चाहिए काम करने के दौरान, एक रीजनेबल टेम्परेचर पे काम करे, ये नहीं कि सारे तरफ गंदगी फैला हुआ और वो क्या करता रहे, काम करता रहे। फिर हमने इस एक्ट में देखा था, मिनिमम वेजेस एक्ट में, कि अगर कहीं पे जो है वो लेबर काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, तो उसे एक मिनिमम वेजेज मिलना चाहिए। आप उससे ज्यादा दे सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं दे सकते। और इंडिया जैसे जगह में इस एक्ट का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। रीजन ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे उन्होंने कानून बना दिया कि अगर आपने उससे कम दिया तो अच्छे अच्छे प्रोविजन इसमें थे, जिसमें पोसंपा भाई पोसंपा का भी प्रोविजन था, यानी कि फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री अकोमोडेशन। किनके लिए? इम्प्रीजमेंट का प्रोविजन, जो ऑक्यूपायर है, जो कंपनी के ओनर हैं। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, यहां हमने देखा था कि मिनिमम वेजेज एक्ट कहता है कि कितना पैसा कम से कम देंगे, लेकिन मान लीजिए कि आपने मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग कहा कि ठीक है आपको 20,000 पर मंथ देंगे, रामदीन को 15,000 पर मंथ देंगे, और उसको कहते ठीक है आ जाइए 2 महीने बाद ले लियो पैसे। इसके लिए कौन सा एक्ट बनाना पड़ा? पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि कितने दिन के भीतर उनका जो अमाउंट ड्यू हो जाएगा वो आप क्या करेंगे, पे करेंगे। झूठ मूठ का अनरीजनेबल कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। कौन कौन सा डिडक्शन कर सकते, ये सारा कुछ यहां पे था। इंप्लॉय कंपनसेशन एक्ट और इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, हमने देखा था कि ये दोनों एक्ट एक ही पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है? अगर कोई कहीं काम कर रहा है, रामदीन, हरिया, राम खिलावन, बंसी, बिरजू कहीं काम कर रहा है, आप अक्सर सुनते होंगे कि काम के दौरान फैक्ट्री में कहीं कोई क्या हो गया, हादसा हो गया, और उस हादसे में जो है, वो पता चला कि रामदीन जो है वो गिरा फैक्ट्री में, ऊपर से नीचे पहुंच गया, ऊपर परमात्मा के पास। अब ऐसे केस में जो है वो राम दुलारी, साथ में चुन्नू, मुन्नू, गुड़िया, पिंकी, डब्लू, बबलू, पता नहीं कोई आने वाला भी हो, कह रहे इतने सारे जो उसके सखा संतान हैं, क्या इन लोगों का कैसे जो है वो दिन चले। इसके लिए यहां इन्होंने प्रोविजन दिया और कहा कि काम करने के दौरान अगर किसी का हाथ कट जाता है, हाथ टूट जाता है, किसी भी तरह का डिसेबिलिटी आता है, तो वैसे केस में कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं? जरा सोच करके बताइए। इंप्लॉयर बहुत खुश होकर के देना चाह रहा होगा, जो कंपनी का मालिक होगा, कि नहीं नहीं बड़ा मजा आएगा, मेरे जेब से पैसे जा रहे, कंपनी से पैसे जा रहे, किस चीज के लिए? रामदीन अब कभी काम नहीं कर पाएगा, डिसेबल हो गया, लेकिन हम जो है वो 5 लाख का उसे कंपनसेशन देंगे। उसका बस चले तो 5 रुपया ना दे। इसलिए ये एक्ट बनाए गए और कहा गया कि अगर उसका एम्प्लॉयमेंट चला गया है, उसे किसी तरह का जो डिसेबलमेंट हुआ है, तो उसे क्या किया जाए, कंपनसेट किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया, और वो प्रॉब्लम क्या आया कि कंपनी के पास कभी कभी इस चीज के लिए पैसे ही नहीं होते थे। ठीक है, प्रोविजन दिया हुआ है, हम देंगे, कहा गया देगा कौन? कंपनी ही तो देगी। कंपनी की स्थिति उस समय खराब है, अब उनको पैसे कैसे मिले? कंपनी के अकाउंट में पैसा ही नहीं है। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल?
और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री हैं जिनकी स्थिति सही में बहुत खराब है, मिजरेबल कंडीशन में है। कहा तो फायदा क्या हो इस एक्ट को बना करके? कहा फायदा नुकसान तो उस समय हमने सोचा और बना दिया, अब फायदा नुकसान सोचने लगे तो हमने कहा कि नहीं, चलो कुछ ऐसा करते हैं कि कल को जब देने की बारी आए तो दिक्कत ना हो। और उस दिक्कत से बचने के लिए इन्होंने किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा इंतजाम करें कि जिस समय बंसी, बिरजू, हरिया, रामदीन पहले दिन से काम करने के लिए आ रहा है, हम उनके हिस्से का एक जो है वो इंश्योरेंस करवा लें। ध्यान से समझिएगा, क्या करवा लें? इंश्योरेंस करवा ले। जैसे हम और आप अपना टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं इसका मतलब क्या, हर दिन हॉस्पिटलाइज ही होते रहते हैं? अरे भाई, ये भी हो सकता है कि आपको जो नो क्लेम बोनस मिल जाए, यानी पूरे साल आपको एक बार भी इंश्योरेंस का पैसा यूज नहीं करना पड़ा। कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन करना पड़ेगा उस दिन अगर 20 लाख की जरूरत पड़ गई तो उससे बेहतर है कि हम साल भर का 5,000 या 6,000 क्या करते रहें, देते रहें, ताकि अगर कभी ऐसा हो गया कि 10 लाख 20 लाख का जो है हॉस्पिटलाइजेशन हो गया या बड़ा कोई बीमारी हो गया तो हम क्या कर सके, चीजों से निपट सके। इस कंसेप्ट के साथ इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा चीज शुरू कर दिया और नया एक्ट बनाया जिसका नाम था एम्प्लॉय स्टेट। इसमें भी उनको मिलेगा कंपनसेशन, इसमें भी उनके डेथ पे उनको जो है कंपनसेशन उनके घर वालों को मिलेगा। बस अंतर क्या होगा, इसमें उस दिन के हाय तौबा के बजाय हमने क्या कर लिया, आज से ही क्या कर लिया, इंतजाम कर लिया। और ये कोई नया बात नहीं, हमारे आपके घर में भी देखते होंगे, मम्मा भी, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों की नहीं, मम्मा भी जो है वो इस डब्बे में उस डब्बे में कुछ कुछ पैसे डालते रहती है। और पता चला कि किसी भी चीज के लिए कभी डब्बा ही उनका जब खुला तो उसमें से ही पैसे निकल आते हैं और उसके बाद बोला जाता है कि अब इसमें और आप पैसे मिला दीजिए। मेरी मम्मा इस तरह से बहुत गेम करती थी। अगर नया फ्रिज चाहिए तो वो जो है वो अपने डब्बे वगैरह से पैसे निकालिए, बोल देती थी ये लीजिए 3,000 है, मैंने 3,000 तो दे ही दिया, बाकी आप मिला लीजिए। समझ रहे हैं? अब अगर जो है वो 20,000 का फ्रिज आ रहा है तो ये 3,000 के कारण पापा भी थोड़े मोटिवेट होते थे और नया फ्रिज क्या होता था, आ जाता था। कहीं ना कहीं आपके थोड़े थोड़े बचाए हुए पैसे जो हैं अगर रहते हैं तो एक बार जब आपको पैसे निकालने की जरूरत पड़ती तो कहीं ना कहीं ये मदद कर देता है। इसी प्रिंसिपल पे हमारा कौन सा एक्ट बना था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। और इन्होंने कहा कि जब एक्ट नया है तो हमारा विजन भी नया है, और हमने कहा कि रामदीन हरिया को सिर्फ मरने पे और सिर्फ डिसेबलमेंट होने पे ही जो है वो सिर्फ कंपनसेशन क्यों दें, क्यों ना हम उनको सीकनेस बेनिफिट भी दें। कहा सीकनेस बेनिफिट का मतलब, कहा कि बंदा बीमार है, ना मरा है ना हाथ वगैरह कटा है, बीमार है, कहा ऐसे केस में कितने दिन तक वो ऑफिस ना आए। तो हमने इसके लिए देखा था कि किस तरह से 90 डेज तक, 91 डेज तक भी अगर वो नहीं आता है फिर भी हम उसे क्या करते रहेंगे, हम उसे जो है वो आधे पैसे 75% देते रहेंगे। और कहा कि अगर बीमारी थोड़ी बड़ी है तो, कहा कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस ऐसा बीमारी अगर हो जाए तो ऐसे केस में उसे और भी दिनों तक क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। तो ये लेबर के लिए अच्छा या बुरा? कौन इंप्लॉयर खुश होकर के ये करना चाहेगा, सही में बताइए? कोई भी नहीं। लेकिन अगर एक्ट बन गया है तो ऐसे केस में नहीं करेगा तो उसे डर है, किस चीज का डर है, फाइन पेनल्टी। और सबसे बड़ा डर आपने देखा है कि इसमें क्या बना हुआ है, इंप्रीजमेंट दिया हुआ है। क्योंकि इन लोगों को फाइन पेनल्टी से ज्यादा डर नहीं लगता है, क्योंकि 1,000 5,000 ही फाइन पेनल्टी है। इनको डर लगता है तो एक भी दिन का जो फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन है, पोसमपा, वो इन पे बड़ा भारी पड़ता है। तो हमने यहां तक के एक्ट को देख लिया है 16 में। अब हम 3 एक्ट के बारे में जो बात करेंगे वो 3 एक्ट एक दूसरे से कंबाइंड है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट और प्रोविडेंट फंड। इन तीनों एक्ट को ध्यान से समझिएगा, ये तीनों एक दूसरे से थोड़े से पैक्ड हैं। ये है क्या, वो सुनिए, ध्यान से कहानी सुनिएगा। रामदीन काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में। मुझे बताइए, रामदीन को जो पैसे मिलते हैं वो पैसे क्या इतने होते हैं कि रामदीन इन पैसे को जो है वो बचा करके रखे और जब कोई ओकेजन आए तो उस ओकेजन में शानो शौकत के साथ जो है वो अपना ओकेजन सेलिब्रेट करें? सोच करके देखिए, ये ऐसा एक्ट है जिस एक्ट में थोड़ा आपको इमोशनल होना, वैसे एक्ट में इमोशनल नहीं होना है, लेकिन बस लेबर लॉ के जब प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लेबर के तरफ रहिए, थोड़े इमोशन के साथ रहिए, समझ में आसानी से आएगा। रामदीन हरिया राम खिलावन बंसी बिरजू, किसी का किसी भी तरह से नाम हो, किसी के रिलेटिव का नाम हो, माइंड मत कीजिएगा, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी तो मैं दीनू बोल देता हूँ, मेरे नाना जी का ही नाम था, मम्मा से बड़ी डांट पड़ी थी। एक बार गलती से उन्होंने मेरा वीडियो देख लिया था और उसमें मैं बार बार बंसी बिरजू दीनू, रामदीन हरिया दीनू करता था, तो मम्मा बड़े ध्यान से सुनी थी, बार बार फिर दीनू यार। तो मम्मा सोची कुछ अच्छे चीज के लिए मैं नाना जी का क्या कर रहा हूँ। अब मेरे नाना जी नहीं है तो नाना जी का मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसी अच्छे चीज में। वो बार बार सुने जा रही है कि जब भी लेबर की बात आती है, हाथ कटने की बात आती है, गिरने की बात आती है, तो दीनू आ जाते हैं।
तो उस बार से मैंने थोड़ा परहेज किया, ये नाम मैं जो है वो अवॉइड करता हूँ। लेकिन जितना अवॉइड करता हूँ मुझे याद जरूर आ जाता है कि मैं इस नाम को क्या कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी नाम किसी का भी आ जाए तो माइंड मत कीजिएगा, और अगर लगे तो समझ लीजिएगा मैं ही रामदीन हूँ। तो जब टीचर रामदीन, तो आप तो बंसी बिरजू हरिया हो ही सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रामदीन, बंसी, बिरजू, हरिया, ये सब जो है वो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जब काम कर रहे हैं तो इन्हें किस एक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट मिल रहा है? मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग। और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग सही समय पे इनके वेजेज मिल रहे हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा इनका दिन कट रहा है। लेकिन हुआ क्या वो देखिए, देखते देखते दीपावली आ गया, देखते देखते ईद आ गया, बकरीद आ गया। आपके मिठाई बहुत टेस्टी थे, थैंक यू वेरी मच, सबने खाया था। तो अब जो है देखते देखते ही जो है वो पर्व आ गए, होली, दशहरा, दीपावली। सबके घर में धूमधाम से तैयारी चल रही है सेलिब्रेशन की। बेचारा रामदीन मुंह लटकाए है, क्यों? वो तो जितना कमा रहा है वो सारा का सारा क्या हो जा रहा है? खर्च हो जा रहा है। अब आप कहिएगा सर तो वो तो कितना भी कमाएगा तो ऐसा ही होगा। तो सही में बोला जाए तो वही कहते हैं कि तावा अगर गर्म हो तो उस पे जो है वो थोड़े से पानी डाला तो उसका कहीं पता नहीं चलता है। तो वो हर दिन जो लाता है वो तो खर्च हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि भगवान ने बड़ा अच्छा एक चीज बनाया है, जहां पे पैसे की कमी है वहां पे इंसानों की खूब बरकत दी है, और जहां पे पैसे ज्यादा हैं वहां पे जो है गिने चुने जो है वो इंसान होते हैं। बड़ा सा घर रहेगा, एक बच्चा खोया हुआ है, बाहर नहीं, घर के भीतर। अरे देखो ना, उस रूम में कहीं भीतर से लॉक ना हो गई हो, इस रूम में देखो कहीं इसमें ना हो। मतलब पता चला कि बच्चा घर में ही क्या हो गया है, खो गया है। यहाँ रामदीन, हरिया, पता चला रामदीन, राम दुलारी, चुन्नू मुन्नू गुड़िया, पिंकी टिंकी बबलू, तैयारी भी है। अब कह रहे हैं ये सब है कितने? ये तो बहुत बड़ा सा घर हो गया, इसमें तो जो है वो उनका पूरा महल बन जाए। कह रहे हैं कि जहां पे लोग जो है वो इतने ज्यादा, वहां पे पैसे कम, इसमें तो बस दिन कट रहा है किसी तरह से। अब ऐसे में अगर कोई ओकेजन आया तो उनको जो है वो पैसे कहां से बचे? का कहीं नहीं बचेंगे। तब जाकर के एक प्रोविजन लाया गया, किस चीज का? बोनस। और ये एक ऐसा वर्ड है जो सबको बड़ा पसंद आता है। कौन सा वर्ड? बोनस। क्योंकि बोनस का मतलब ही है कि यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा, और इस चीज के लिए कोई प्राइस नहीं लिए जाते हैं। जब आप ग्रुप 2 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उस शेयर्स पे जब बोनस इशू करती है तो आपसे कोई पैसे नहीं लेती है। अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर हैं तो मुफ्त में 1 दे, 2 दे, जो भी दे, ये कंपनी की मर्जी है, लेकिन आपसे कोई पैसे इसके लिए चार्ज नहीं करेगी। ऐसे ही यहां पे कह रहे बोनस के केस में आपको रिम्यूनरेशन मिल रहा है, आपको वेजेज मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रहा है, इसके अलावा आपको जो है वो पैसे मिलेंगे। और ये जो पैसे मिलेंगे वो किस बेसिस पे मिलने चाहिए? बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये पैसे आपको इस बेसिस, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला अगर केस लॉ पूछेगा तो केस लॉ तभी सॉल्व होगा जब दिमाग में सारी बात गई हुई रहेगी। अदरवाइज जो मैंने लिखा है एक भी चीज इससे बाहर नहीं रहने वाला है। कुछ भी कर लीजिएगा एग्जाम में, इससे बाहर नहीं रहेगा, ना स्लाइड से बाहर ना आपके नोट से बाहर। दोनों चीज को मिला लिया तो 1 मार्क्स का नहीं रहेगा। 2 तो बहुत हो गए, 1 भी नहीं। लेकिन अगर केस लॉ पूछ दिया तो आपको ये चीजें समझी हुई होनी चाहिए ताकि आप उसको क्या कर सके, मिला करके आंसर कर सके। तो अब यहां समझिए बोनस के बारे में। कहा कि अगर कोई काम कर रहा है तो हमने कहा कि जितनी उनकी वेजेज है उसके अलावा उसे कुछ और क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब जरा सोचिए, हमने रामदीन को बोला रामदीन कितना बोनस चाहता है? मालिक ने पूछा। रामदीन क्या जवाब देगा? मालिक जो आप दे दीजिएगा। सोच के देखिए रामदीन क्या चाहेगा, उसे कितना बोनस मिले? कितना? ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं रहा रामदीन की जगह तो मैं तो साफ साफ बोलूंगा कि सर जितना भी आपका जमीन जायदाद है खुद को भी बेच दीजिए और सारा पैसा मुझे किसमें दे दीजिए? बोनस में। मालिक से पूछा जाएगा आप अपने वर्कर को कितना बोनस देना चाहते हैं? अगर उल्टा वो दे दे तो अच्छा, क्या 1 पैसा भी देना चाहेंगे? तो कहा इसीलिए एक्ट बनाना पड़ा कि कितना बोनस दें, ये पहला जरूरत। दूसरी जरूरत, अगर हम बोनस देने जा रहे हैं तो वहां रामदीन, हरिया, बंसी, बिरजू सब काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई जो है वो ज्यादा दिन काम किया, कोई कम दिन काम किया हो। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? आप ही लोग देख लीजिए, क्लास होती है, कुछ लोग हैं जो सब दिन आते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है तो मुंह उठा के हर दिन चले आते हैं। कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, बीच बीच में ब्रेक मारते रहते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि मम्मा ने सिखाया हुआ है कि बेटा एक ही जगह अगर हर दिन जाओगी तो इज्जत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो है वो थोड़ा क्या रखना चाहिए, गैप।
प्लीज, ये मम्मा ने दूसरे जगह के लिए बोला है, क्लास के लिए नहीं बोला है, तो इस चीज को क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, ऐसे ही जो है वो रामदीन, हरिया, बंसी, बिरजू क्या हर दिन जाते होंगे? कुछ ऐसे भी होंगे जो हर दिन जाते होंगे किसी भी कारण से, कुछ ऐसे होंगे जिस भी कारण से हो जो हर दिन नहीं जाते होंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, जो हर दिन क्लास आ रहा है, जो समय पे क्लास आ रहा है, क्या वो ज्यादा रिटेन और ज्यादा जो है वो सीख पाएगा या नहीं, उनसे जो कहीं ना कहीं गैप कर रहा है? मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, तो इसीलिए प्लीज माइंड मत कीजिएगा, या माइंड भी कीजिएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बीमार हैं, चाहे किसी भी कारण से नहीं आ पाए, तो मुझे एक चीज बताइए, वो लॉस होता है या नहीं? लाख आप अपने फ्रेंड से पूछ लेते हैं, लेकिन जो चीज आप क्लास में रह करके, सुन करके, समझ करके करते हैं, उतने आसानी से आप चीजों को रिटेन नहीं कर पाते जब आप अपने फ्रेंड से क्या कर रहे होते हैं, कॉपी करके या पूछ करके कर रहे होते हैं। कहा ठीक वैसे ही है, अगर रामदीन, हरिया, राम खिलावन कोई एक जो है वो हर दिन आ रहा है, तो क्या उसे ज्यादा बोनस नहीं मिलना चाहिए? और जो कम आ रहा है उसे क्या होना चाहिए? कम बोनस। और बात सुनिए, हो सकता है कि रामदीन का 15,000 का सैलरी हो सकता है कि राम खिलावन का जो है वो 20,000 हो सकता है किसी का 10,000 हो। कह रहे हैं कि जो जितने सैलरी पे है सबको एक जैसा बोनस दे दें। कहा कि अब इन सारे चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। बस इसीलिए हमें जरूरत पड़ी बोनस एक्ट की। और अगर नहीं पड़ता तो हम सीधे कह देते कि सबको बोनस मिलेगा इतना रुपया, दैट्स इट, काम खत्म, एक्ट ही नहीं बनता। तो अब इसमें हमें जानना रहेगा कि सबसे पहले कि क्या बोनस एक्ट हर जगह एप्लीकेबल है? क्या इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर जगह मिनिमम बोनस देना पड़ेगा? क्या दुकानों में भी देना पड़ेगा, फैक्ट्री में भी देना पड़ेगा? तो पहले एप्लीकेबिलिटी। फिर कौन कौन से इंप्लॉइज के भीतर आते हैं? एमडी से लेकर के रामदीन, हरिया सब आता है, कौन इसके तहत आते हैं? मिनिमम बोनस कितना है, मैक्सिमम कितना है? क्या लॉजिक है मैक्सिमम बोनस तय करने का? मिनिमम तो समझ में आया, मैक्सिमम छोड़ देते, जितना मर्जी होता उतना देने देते। और उसके बाद हमें देखना रहेगा कि ये जो बोनस देना है, ये बोनस कितने दिनों के भीतर देंगे। बोला ठीक है बोनस तो देंगे, अगले जन्म में देंगे। रामदीन को बोलेगा कि तुम्हारा बच्चा आएगा, बड़ा होगा, वो बोनस लेकर के जाएगा, यानी टाइम भी बताना पड़ेगा। हो सकता है कि एम्प्लॉयर जो है होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद, आपका जो है वो ईस्टर, इन मौके पे अगर कुछ पैसा दे दिया तो तब भी उसके ऊपर जो है वो मिनिमम बोनस का फिर से उतना ही अमाउंट इंपोज करेंगे, या उन चीजों को क्लब करेंगे। ये बात हम पढ़ेंगे किसमें, पेमेंट ऑफ। पढ़ा नहीं है ये बात, हम इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सेंस समझ में आया कि क्यों ये बोनस एक्ट इंप्लीमेंट किया गया? अब बताइए आपको कंपनी में रहते हुए ये क्यों पढ़ना है? आप तो सेटिंग अ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या कंपनी को इसके कंप्लायंस करने होंगे या नहीं? बड़ा सिंपल सा बात है भाई, कंपनी के ही क्या होते हैं, कंपनी के ही अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, कंपनी के अलग अलग फैक्ट्री होते हैं जहां पे लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो देखिए यहां पे एप्लीकेबिलिटी कहां पे एप्लीकेबल है? हर वो जगह जिस जगह का नाम क्या है, फैक्ट्री है, उस जगह ये एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इस्टेब्लिशमेंट इन विच कितने, 20 और मोर पर्सन आर इंप्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन याद रखिए यहां क्या लिखा हुआ है, एवरी फैक्ट्री तो समझ में आ गया, कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा जगह जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है जहां पे चीजें बनती है उस जगह ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन जरा सोचिए अगर ये वर्ड नहीं लिखता तो क्या दुकानों में ये एक्ट एप्लीकेबल होता? आज आप देख लीजिए बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उन डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाइए, 40, 50, 100 लोग काम कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े मॉल वगैरह होते हैं। कह रहे हैं कि वहां एक्ट एप्लीकेबल होगा। कहा भाई क्यों नहीं होगा, वहां भी तो मजदूरी काम कर रहे हैं, क्या उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए? तो कहा कि कितने लोग लेकिन होना चाहिए, 20 या उससे ज्यादा। लेकिन एक और भी बात दिया है, और देखिए नीचे क्या दिया है, सीजी में स्पेसिफाई लेसर नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या हुआ, सीजी चाहे तो कह सकता है कि भले इस एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ 10 पीपल काम करते हैं, बट वी आर इंप्लीमेंटिंग बोनस एक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट। सीजी ऐसा कर सकती है या नहीं? सीजी को यह पावर दिया हुआ है या नहीं? जब 370 को हटा दिया तो ये तो छोटे छोटे चीज हैं। कहा गया कि ये सब पावर दिया हुआ रहता है सीजी को। हाँ, ये दूसरी बात है कि वो इस पावर का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, चाहते नॉर्मल तरीके से जैसा सब कुछ चल रहा है चलने दे। अगर वो चाहे तो कह सकते हैं कि इस एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ 5 लोग हैं, लेकिन यहां पे बोनस एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ
तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, एकदम ध्यान से। अगर हमने फैक्ट्री लिखा है, नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब वो जगह सिर्फ क्या कहलाना चाहिए। और हमें फैक्ट्री को कहां डिफाइन किया है, तो ठीक है भाई, अगर आप फैक्ट्री समझ गए तो इसका मतलब चाहे वहां पे 2 काम करे 4 काम करे, बस वो फैक्ट्री के डेफिनेशन में आ जाना चाहिए। तो अगर वो फैक्ट्री के डेफिनेशन में आ गया तो अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर अगर मान लीजिए कोई स्टैब्लिशमेंट है तो वहां पे कितने होने चाहिए, उस केस में 20 होने चाहिए कम से कम। सीजी चाहे तो उससे कम में भी इस एक्ट को क्या कर सकती है। अब देखिए, जगह तो समझ में आ गया, लेकिन क्या वहां पे हर इंप्लॉय, वहां पे तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी काम कर रहा है जिसकी सैलरी करोड़ों में है, वहां पे तो मैनेजर भी काम कर रहा है जिनकी सैलरी लाखों में है, होंगे या नहीं होंगे। कह रहे हैं सबके ऊपर। हमेशा याद रखिए, एप्लीकेबिलिटी पहला हुआ किस जगह ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब जिस जगह ये एक्ट एप्लीकेबल है उस जगह किन किन लोगों पे, किन किन बंदों पे एप्लीकेबल होगा। तो ये कह रहे हैं किन पे, 2 चीज यहां पे इन्होंने लगाया है, इंप्लॉय और वर्कर हु हैव वर्क कितने दिन, मोर देन इन अ ईयर, कम से कम कितने दिन काम किया हो। अब आप सोच करके देखिए, कोई 30 दिन भी काम ना करे और चौधरी बने कि मुझे बोनस दो, तो भला बताइए एम्प्लॉयर को भी गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। कम से कम आप 30 दिन क्या किए हो, 30 दिन से आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 30 डेज से ज्यादा आप काम किए हो। दूसरा, आपकी सैलरी कितनी हो, 21,000 तक हो, उससे ज्यादा। अच्छा मान लीजिए अगर 21,000 से ज्यादा वाले को बोनस देना चाहे तो दे सकते हैं या नहीं, मोस्ट वेलकम, दे सकते हैं। हम तो कंपल्सन पढ़ रहे हैं, अगर जिसका 20,000 है उसको देना होगा या दे सकते हैं, देना होगा। अगर मान लीजिए कि किसी ने जो है वो काम नहीं किया है, सिर्फ जो है महीने में उस साल में 10 दिन ही काम किया है, और तब भी हम उसे देना चाहें तो दे सकते हैं। बोनस को लेकर के आप देखेंगे, गुजरात के एक डायमंड मर्चेंट है, वो जो है वो बोनस के रूप में घर देते हैं। और आप देखिएगा यहां पे जब हम आएंगे, हाँ मकान देते हैं, 2 BHK 3 BHK 1 BHK ऐसे करके उन, हाँ, और कार देते हैं। और कार में भी अलग अलग तरह के, जो जिस रैंक पे है, किसी को मर्सिडीज BMW तो मारुति, जैसा जैसा उनका स्टैंडर्ड, इस तरह से। तो लोग मरते रहते हैं उसमें काम करने के, रीजन ये कि सैलरी तो मिलती ही मिलती है। अगर 3 साल 4 साल हो गया उसके बाद के एम्प्लॉय को देते हैं, जो उनके पुराने वर्कर हो जाते हैं। तो वो कहते हैं चलो घर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गाड़ी भी हो जाएगा, ये 2 मेजर चीज हो जाएगा। तो हम जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं ये तो कंप्लाई करना है, लेकिन अगर इससे बेहतर कुछ कर दे तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो लेबर को क्या करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो चलिए, ये एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल है, हर वो जगह जिसका नाम क्या है, फैक्ट्री। अगर वो जगह फैक्ट्री नहीं है तो वैसे केस में कितने वर्कर काम करने वाले होने चाहिए, 20 या 20 से ज्यादा। क्या सीजी के पास पावर है 20 से कम में भी इंप्लीमेंट कराने का। क्या वहां पे जितने वर्कर काम कर रहे हैं सब पे ये एप्लीकेबल होगा, नहीं। तो कितने कंडीशन फुलफिल करने होंगे, 1 या 2, 2 कंडीशन वर्कर को फुलफिल करना पड़ेगा। उसकी सैलरी कितने तक हो, और वो कम से कम, वो कितने दिन से ज्यादा काम किया हो, 30 डेज से ज्यादा काम किया हो। यानी कि मिलेगा तो उसी अकॉर्डिंग जितने दिन आपने काम किया है। लेकिन अगर आपने 20 दिन काम किया तो 20 दिन के बेसिस पे बोनस नहीं मिलेगा। किसी ने 200 दिन काम किया तो कितने दिन के बेसिस पे मिलना चाहिए, किसी ने साल में 300 दिन काम किया तो 300 दिन के बेसिस पे। तो आप कहिएगा कि जिसने 20 दिन काम किया उसको 20 दिन के बेसिस पे दीजिए, कहा नहीं, कम से कम कितने दिन, 30 दिन से ज्यादा। हाँ जी, every worker, the worker who is employed over there। आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ बोनस। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो बोनस है मुझे बताइए, वॉलंटरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। मैंडेटरी और कंपलसरी एक वर्ड हो गया, तो इसका मतलब ये कंपलसरी है, किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए। और यहां पे आप देखिए कि इन बातों को एक बार बस आप रीड कीजिए और देखिए तो जरा कुछ कॉम्प्रिहेंशन निकल के आता है आपके पास खुद से। मान लीजिए टीचर को हार्ट अटैक आया, मर गया, एक बार खुद से जो है वो जरा देखिए कि कुछ बात समझ में आ रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक डिस्कशन करने वाला हूं आपसे कि अगर कहीं केस लॉ यहाँ पे बनाया तो किस तरह का बना सकता है। पहले एक बार खुद देखिए।
मिनिमम भी दिया हुआ है, मैक्सिमम भी दिया हुआ है। मिनिमम तो मुझे पच रहा है, लेकिन मैक्सिमम मुझे नहीं पच रहा है। ये मत कहिएगा सर हजमुला खा लो। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर मिनिमम क्यों किया है, लेकिन देखिए मिनिमम जो किया है वो क्या किया, वो देखिए 8 पॉइंट ऑफ सैलरी अर्न, सही किया है। सैलरी अर्न का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि किसी ने 200 दिन काम किया, इसका एक बड़ा अच्छा सा कैलकुलेशन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहां नहीं है। आपके प्रोफेशनल में 100 मार्क्स का पेपर है लेबर लॉ का, इसीलिए यहां पे बस थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस किया गया। ये जितने आप एक्ट देख रहे हैं जो एक चैप्टर में है, ये 100 मार्क्स में है, प्रोफेशनल में बहुत डिटेल में है। वहां पे कैलकुलेट हम लोग करते हैं कि कैसे ये निकल करके आएगा, उसमें एक्युमुलेटेड वाला आता है, उसमें बड़े सारे और भी एस्पेक्ट आते हैं। यहां बस आसान शब्दों में समझिए कि अगर मान लीजिए कि किसी ने 200 डेज काम किया है और मान लीजिए कि हर दिन का मान लीजिए उसे मिलता है 300 रुपया, कितना 300 रुपीज मिल रहा है, तो ऐसे केस में उसने टोटल जो है साल भर में कितना अर्न किया, 60,000। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई सिर्फ और सिर्फ आया जो है वो 100 दिन, तो उसने कम अर्न किया, तो कहा गया कि 8.33% देंगे, रेट सबका सेम रहेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली जो जितना ज्यादा काम किया होगा और जिस सैलरी पे काम किया होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। तो वो मिनिमम रखा 8.33%, लेकिन यहां कह रहे हैं मैक्सिमम जो है वो क्या रखा, 20% ऑफ सैलरी अर्न। ये क्यों रखा वो जरा सुनिए। ये रखा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप इनको जो है वो इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। आप कहेंगे सर ये क्यों किया, छोड़ देता, मिनिमम दे देता, मैक्सिमम फ्री कर देता। अगर कोई बहुत उदार वाला होता बंदा तो ज्यादा दे देता, जैसे मैंने अभी मर्चेंट की सुनाई, कार दे देता, मर्सिडीज दे देता, या फिर जो है वो घर दे देता। हमने कहा वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके ऊपर तो वो एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि जिन जिन लोगों को वो ये सब चीज दे रहा है उनकी सैलरी 21 नहीं, उनकी कितनी ज्यादा सैलरी है, क्योंकि वो सैलरी भी बहुत ज्यादा देते हैं। यहां इसलिए इन्होंने कंपल्सन रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल के डेट में कोई जो है वो बहुत जो है वो बूढ़े व्यक्ति जो मालिक, अब उन्हें जो है वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो रहा है और वो सोच रहे जीवन मोह माया है, अब तो जाना ही है। पता चला कि जब उनको ऐसा लगा और वो निकलने के लिए चल पड़े, पता चला कि पूरा का पूरा पैसा किसमें अनाउंस कर दिए, बोनस में। आप कहेंगे सर अच्छा तो है, सोच करके देखिए, उसके लिए भी अच्छा नहीं है, रामदीन हरिया के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि अगले दिन फैक्ट्री फिर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर सारा पैसा आपको कंपनी बोनस में दे देगी तो मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल कहां से आएगा। कल ही जो ऑर्डर आना है उस ऑर्डर के लिए आप रॉ मटेरियल कहां से लेंगे, और जब आप ऑर्डर ही फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या आपकी फैक्ट्री चल पाएगी। तो कहा गया कि ये तो वही लालच हो गया कि मुर्गी हर दिन अंडा दे रही है, तो मुर्गी के पास बहुत सारा अंडा होगा तो इसे काट डालो, बड़े अंडे मिलेंगे। पता चला कि वो जो सोने की मुर्गी हर दिन अंडा देती थी वो भी चला गया। तो वैसे ही है, आप अगर लगातार चाहते हैं तो आप बोनस एक रीजनेबल अमाउंट ही लेंगे ना, ताकि कंपनी क्या हो सके, फैक्ट्री अपना वर्क क्या कर सके, चला सके। इसलिए उन्होंने एक रीजनेबल जो है वो लेवल पे जाकर के कितने पे, 20% पे जो है ये लिमिट लगाया। साथ ही साथ यहां कह रहे हैं एक एग्जम्पशन भी दिया। जरा सोचिए, एक नई और कंपनी बनी, उस कंपनी का फैक्ट्री हुआ, वो फैक्ट्री में काम शुरू हुआ। आपको इतना तो पता होगा कि जब कोई नया इस्टेब्लिशमेंट बनता है तो उसके खर्च ज्यादा होते हैं और उनके इनकम कम होते हैं। रीजन ये है कि अभी उसके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। अरे भाई, प्रोडक्ट बिकने के लिए पहले उस कंपनी को, उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट को नोन तो होने दीजिए कि वो जो है वो इतने दिनों से है, वो अभी मार्केटिंग में सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। क्यों?
क्योंकि प्रोडक्ट नोन नहीं है, इसीलिए मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आज आप देखिए कि अगर आप बात करते हैं किसी भी तरह का थम्स अप का, या आप बात करते हैं जो है स्प्राइट का, माउंटेन ड्यू का, इन कंपनीज के क्या पॉपुलैरिटी में कोई कमी है? लेकिन अगर कोई नया ब्रांड आ जाए तो सबसे पहले उसे इतना मार्केटिंग करना पड़ेगा कि वो भी इतना पॉपुलर हो जाए जितना पॉपुलर क्या है, ये सब है, तभी तो आगे मार्केट में जो है वो टिक पाएंगे। इसका मतलब शुरू में खर्चे ज्यादा या कम? ज्यादा। तो अगर आप इन चीजों को नहीं ध्यान रखेंगे तो पता चला आपने रामदीन की तो सुन ली, हरिया का तो अच्छा सोच लिया, लेकिन इकोनॉमी का अच्छा नहीं सोचा, इंडियन इकोनॉमी का अच्छा नहीं सोचा। और अगर इंडियन इकोनॉमी का अच्छा नहीं होगा तो बहुत दिन तक रामदीन हरिया भी अच्छा नहीं रह पाएगा। तो इन्होंने पहले 5 साल के लिए कहा कि शुरू के 5 साल में ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा किस इस्टेब्लिशमेंट पे, जो नई इस्टेब्लिशमेंट है। अगर नया ओपन हुआ है तो कितने साल के लिए? पहले 5 साल के लिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी 2020 में आया तो इस केस में 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल तक हम उनके ऊपर बोनस कंपल्सन नहीं रखते हैं। लेकिन उसके बाद का 26 से क्या है, कंपल्सन। लेकिन इस 5 साल में भी जिस साल प्रॉफिट आएगा बस उस साल बोनस दे। अब कहा गया ये तो ठीक बात है। अगर मान लीजिए कि पहले 5 साल में तीसरे साल ही उसको प्रॉफिट आने लगा तो इसका मतलब कंपनी, इसका मतलब वहां के काम करने वालों ने मदद की, तभी तो 5 साल भी नहीं लगा, 3 साल में कंपनी क्या आ गई, प्रॉफिट पे आ गई। कह रहे हैं कि प्रॉफिट आएगा तो देना, नहीं आएगा तो मत देना, लेकिन कितने साल तक? इसका मतलब जो कंपनी 5 साल से पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है उसे प्रॉफिट आए या ना आए क्या उसे बोनस देना पड़ेगा? जवाब हाँ है। आप कहिएगा सर वो देगा कहां से? अगर नहीं दे पाएगा तो वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा। रीजन ये है कि आपने मिनिमम बोनस कितना बोला है, तो इस साल तो 8.33 कैलकुलेट कर लिया। मान लीजिए कि सारे का मिलाकर के 5 लाख रुपया हो रहा है, सारे मजदूरों का मिलाकर के 8.33% कितना हो रहा है, 5 लाख। कंपनी को नहीं है इस बार प्रॉफिट, कोई बात नहीं है, इसको कैरी करेंगे अगले साल, इसीलिए क्योंकि अगले साल प्रॉफिट 5 करोड़ का, लेकिन इंप्लॉयर के ऊपर कंपल्सन कितने देने का है, 8.33। तो वो तो फिर बोलेंगे कि चलो भाई तुम सबका 5 लाख ही बनता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है 5 लाख आप कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम बोनस कितना है, 8 पॉइंट। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है मिनिमम से ज्यादा देने के लिए एम्प्लॉयर को। लेकिन उन्होंने बोला कि ये भी अब क्लब करो। कौन सा वाला? पिछले साल वाला। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रोविजन रखा है कि अगर आपको पहले 5 साल में प्रॉफिट आता है तो दीजिए, और नहीं आता है तो, क्योंकि छठे साल से अगर नहीं, तो क्या ये एक्युमुलेट होगा आगे? पहले साल प्रॉफिट नहीं आया तो इस साल का एक्युमुलेट होगा अगले साल? नहीं। 2022 में भी नहीं आया तो भी आगे नहीं जाएगा। 23 में आ गया तो देंगे, किस साल का देंगे? इन दोनों का भी देंगे? नहीं। लेकिन अगर हम जो है वो पुराने कंपनी है, 5 साल से ज्यादा हो गया है, ऐसे केस में जो हमारा नहीं पे हुआ वो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बोनस, कहा कि देंगे कितने दिन के भीतर? हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? तो जब फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होता है तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म। चलिए मान लेते हैं 19 और 20 के अकॉर्डिंग ही, तो 31 मार्च 2020 को क्या होगा, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। इस पूरे साल के दौरान जितना कमाया है किसने, जितना रामदीन हरिया जिसका भी था, उसके पैसे पे उसे बोनस आप देंगे। और ये बोनस जो है वो कितने दिन के भीतर देंगे? ये जो 31 मार्च है इसके कितने दिनों के भीतर? 8 मंथ्स के भीतर। आपकी मर्जी, आप चाहे तो ठीक अगले दिन देना चाहे तो, अब आप दौड़ दौड़ करके ऑडिट कर लिया, सब कर लिया, तो कल ही दे दीजिए। लेकिन किसी भी शर्त पे जो है वो 8 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम टाइम हुआ। अगर उससे ज्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, फिर तो पेनल प्रोविजन बना ही हुआ है। तो देखिए पहला मिनिमम कितना है, 8 पॉइंट, किसका 8.33%? हाँ जी, सैलरी अर्नड का। कब सैलरी अर्नड, कितने सालों में? इन दैट फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर में जितना सैलरी उसने अर्न किया उसका कितना परसेंट? मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 20%। और ये अमाउंट मिले कितने दिनों के भीतर? आपको देखिए वो करेगा क्या, एक पूरा केस लॉ दे देगा जिसमें लिख देगा कि ये कंपनी स्टैब्लिश हुए 2 साल हुआ है
और उसके बाद जो है वो लिख देगा कि इसे तीसरे साल में जो है वो प्रॉफिट हुआ, चौथे में प्रॉफिट नहीं हुआ। एज बीइंग अ होनहार कंपनी सेक्रेटरी गिव योर ओपिनियन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। बस होनहार वर्ड हटा दीजिए और क्वेश्चन ऐसे ही सेट कर देता है। अब इस केस में देखिए डायरेक्ट तो नहीं पूछ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट, हो सकता है सीधे शॉर्ट नोट्स भी पूछ दे कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस, तब तो सीधे लिख दीजिए पॉइंट में। लेकिन अगर केस लॉ में पूछ दिया तो लिखना यही बात है, बस तरीका क्या करना है, बदलना है। और उसमें यही ध्यान रखना है कि फॉर फर्स्ट 5 ईयर देयर इज नो कंपल्सन टू पे बोनस, बट इफ दैट एस्टैब्लिशमेंट इज गेटिंग प्रॉफिट इन एनी पर्टिकुलर year during the first 5 year then it need to pay the bonus for that particular year। लेकिन जिस साल नहीं हुआ प्रॉफिट उस साल बोनस क्या कैरी होगा, नहीं होगा। तो मुझे एक चीज बताइए, ये कैसे लिख पाइएगा, ये तब ना जब कंसेप्ट दिमाग में क्या रहे, क्लियर रहे, और आपको लिखने का काम करना है। मैंने सबको बोला हुआ है, जो नए बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे, आप एक होमवर्क की कॉपी बनाएंगे, और होमवर्क की कॉपी का मतलब हर दिन आपके पास बुक होना चाहिए और एक कॉपी होनी चाहिए क्लास वाली, और घर पे आप एक होमवर्क की कॉपी रखेंगे जिसमें आप डेट डालेंगे, और डेट डाल करके आज जो पढ़ा है वो तो पहले सेम डे रिवाइज होना चाहिए, और इसके बाद जो भी चीज आपने आज रिवाइज किया उसमें से ज्यादा नहीं, 10 to 20 लाइन बस मुझे चाहिए। कौन सा चीज जो आज आपने पढ़ा है, यही अगर आपने लेकिन देख करके नहीं, पहले पढ़ लीजिए, रटिए मत, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं रटना है, अब ये 8.33% तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा चीज है जो आपको जो है वो कितना भी आप समझे रहिए, फिगर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद आप इसको जो है वो अपने लैंग्वेज में लिखिए। तो चलिए यहाँ पे अभी तक हमारे सामने जो है वो कौन कौन से एस्पेक्ट है, मिनिमम, मैक्सिमम, कितने दिनों के भीतर, 8 मंथ्स के भीतर, पहले कितने साल तक एग्जम्पशन है, उस साल में अगर प्रॉफिट हुआ तो भी एग्जम्पशन है नहीं, जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल देना होगा, जिस साल नहीं हुआ उस साल देने की जरूरत, और वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। लेकिन अगर 5 साल से ज्यादा हो गया है और आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है और आप बोनस नहीं दे पा रहे तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा या फिर जो है वो एग्जम्पशन है, होगा। कंपनी इज एंटाइटल टू एडजस्ट, हाँ हाँ, नहीं, अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट होता है, मैंने क्या बोला आपको, इसके जो है लॉजिक को समझिएगा। हमने कहा कि नया इस्टेब्लिशमेंट है, अगर प्रॉफिट होता है जिससे 8.33% तक निकल सकता है तो हम उसको देंगे, नहीं है तो जितना हो रहा है उतना ही हम देंगे, कोई चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन ये कब तक के लिए, सिर्फ 5, उसके बाद ऐसा कोई इफ बट नहीं है, नहीं हुआ कैरी फॉरवर्ड होगा। कंपनी एंटाइटल टू एडजस्ट एनी कस्टमरी और एंट्रीम बोनस, इसका मतलब है कि देखिए साल में एक ही बार बोनस देना कंपलसरी है, और वो कितने दिन के भीतर, 8 मंथ्स, मेरे बर्थडे से या आपके बर्थडे से, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, हमने जो है दुर्गा पूजा दीपावली नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में रहता है, मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर में जो है इन्होंने दीपावली के समय में जो है वो बोनस दे दिया, और ये जो बोनस दिया वो मान लीजिए कि जिसका जितना भी अर्निंग था उसका उन्होंने 5% बोनस दे दिया, कब, दीपावली के समय में। अब मुझे बताइए कि क्या इनके ऊपर जो स्टैट्यूटरी बोनस है वो बोनस जो है इस बोनस के साथ एडजस्ट होना चाहिए, उसको बोलना चाहिए अच्छा 5% दे दिया, वो तेरी गलती थी जब तू मर, अब तू फिर से कितना दे। बात समझ में आया मैंने क्या बोला, दीपावली का समय है और वहां पे ज्यादातर जो है वो मान लीजिए कि जो है वो हिंदू रिलीजन के है, अलग अलग जगह था, कुछ जगह ईद में मिलता है जहां पे ज्यादातर जो है वो मुस्लिम रिलीजन के, ऐसे ही बहुत जगह आपका गुड फ्राइडे वगैरह में उनका जो न्यू ईयर दिसंबर के समय होता है वहां पे मिलता है, अगर वहां पे क्रिश्चियन ज्यादा है, ऐसे ही करके अलग अलग जगहों पे है। तो इसलिए तो लिखा हुआ है देखिए ना, कस्टमरी और व्हाट, पूजा बोनस। तो कह रहे कि अगर हमने उस समय में 5% दे दिया, किस चीज का 5%, सैलरी अर्न का, तो अब बताइए दोबारा इनसे 8.33% दिलवाइएगा, सोच के देखिए। अगर इतना हार्डशिप कीजिएगा तो फिर मैंने बोला ना सिर्फ रामदीन ही जिएगा और रतन टाटा खुद रामदीन बन जाएंगे। वो तो यही बोलेंगे ना कि भाई हमारे लिए भी तो कुछ करो, हम देने को तैयार है, हमने तो अच्छा किया ना कि उनको क्या दिया,
दीपावली दशहरा में दे दिया, तो अगर उतना दे दिया तो 8.33% आप निकाल लीजिए। मान लीजिए 8.33% जो है सारे इंप्लॉय का मिल करके होता है 10 लाख, और हमने पूजा के समय जो है वो इंप्लॉय को दे दिया मान लीजिए 8 लाख। तो अब जो ये 2 लाख बचे, ये 2 लाख सब में क्या करेंगे, हम बांट देंगे। अगर रामदीन का हिस्सा जितना आता है वो रामदीन के हिस्से में जाएगा। अगर ये है तो क्या ये प्रोविजन गलत है? तो इन्होंने यही लिखा हुआ कि ये क्या हो सकता है, आपका एडजस्ट हो सकता है। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ बोनस क्लियर। अब देखिए यहां पे जो एस्पेक्ट है ये आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, ये आपकी थोड़ी मजबूरी है, क्योंकि आई प्रेडिक्ट कि ये चीज आपके एग्जाम में हम आपको दुखी करने के लिए पूछ सकते हैं। वैसे मुझे मौका दिया जाए तो मैं नहीं, क्योंकि मुझे केस लॉ जैसा पूछने में मजा आता है, थोड़ा इम्प्लाइड करके। लेकिन हमारे सेटर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सीधा सीधा जो है वो फॉर्म पूछने में मजा आता है, तो इस फॉर्म को बस आप ध्यान रखेंगे। ये फॉर्म बेसिकली है क्या, ये बोनस को कैलकुलेट करने का तरीका है। कह रहे हैं कि ये फॉर्म ए में, फॉर्म बेसिकली फॉर्मेट होता है, इसमें रखेंगे शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ एलोकेबल सरप्लस। जो हम बोनस अनाउंस करते हैं उसमें सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, उस ग्रॉस प्रॉफिट से हम पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट पे, और नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के बाद तब जा करके हम ये तय करते हैं कि हम बैंकिंग सेक्टर में हैं या किसी और में हैं। तब हम कहते हैं कि इसका 60% या 67%, मैंने बोला ये डिटेल पढ़ाऊंगा, गलती से मैं जिंदा रहा और आप प्रोफेशनल में पहुंचे और हमारी मुलाकात उस सब्जेक्ट में हुई तो बात करेंगे। फिलहाल आपको ये जानना नहीं है, वहां पे ये कैलकुलेशन है कि उसका 60 और 67% हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो आप कंप्यूटेशन करेंगे ना बोनस देने के लिए कि कितना एलोकेबल सरप्लस होगा, इस किस फॉर्म में रखेंगे, फॉर्म ए में। जो सेट ऑन और सेट ऑफ होगा, किस चीज का सेट ऑन सेट ऑफ, अगर हमने 8.33% जो है वो क्या किया, नहीं दिया, तो आगे कैरी करेंगे ना, तो इस चीज को कहां मेंशन करेंगे, फॉर्म बी में। और ये अलग अलग फॉर्म में क्यों करते हैं, ताकि कल को जब फैक्ट्री इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आए और वो जैसे ही देखे फॉर्म ए तो वो समझ जाए, अरे बंदे को प्रॉफिट तो हुआ था, मतलब एलोकेबल तो था, अरे सेट ऑन सेट ऑफ, इतना बचा हुआ अभी तक इसने दिया नहीं है, जबकि फॉर्म ए बता रहा है कि इसको प्रॉफिट क्या है, हुआ है, और फॉर्म बी में सिर्फ सेट ऑन और सेट ऑफ लिखा हुआ है, यानी कि इन्होंने जो है वो दिया सारा का सारा पैसा नहीं है। showing the amount of bonus due to each of the employee and the amount actually disbursed। और ये क्या है, क्या खोया क्या पाया, रियली आपने रामदीन को जो है वो क्या किया, कितना दिया, और रामदीन का कितना क्या है बचा हुआ है। यानी कि आपने दीपावली में दिया होगा तो लिखिए कि रामदीन के हिस्से का 8.33% हुआ, मान लीजिए 6,000 रुपए, 4,000 कब दे दिए थे दीपावली में, 2,000 हमने कब दे दिया भाई, तो स्टैट्यूटरी बोनस के रूप में दे दिया। ये डिटेल कहां रहेगा, फॉर्म सी में। और इन फॉर्म्स के जरिए करेंगे क्या, वो इन फॉर्म्स के जरिए वो यही देखेंगे कि आप कोई गेम तो नहीं दे रहे हैं, आपके पास प्रॉफिट आया, आपने जो है वो उसका जो है वो सेट ऑफ सेट ऑन किया या नहीं, आपने जो कहीं ऐसा तो नहीं बस पूजा बोनस के नाम पे 4,000 दे दिया और जो है वो रामदीन भी भूल गया कि चलो हमें बोनस कब मिल गया था, हमें तो बोनस दीपावली के समय में या दशहरा में मिल गया, दुर्गा पूजा में मिल गया, लेकिन जबकि उससे ये बोनस पूरा नहीं मिला था, सिर्फ कितना मिला था 4,000, और अगर स्टैट्यूटरी बोनस हम निकालते हैं 8.33%, तो वो कितना निकल करके आता है, 6,000 निकल करके आता है। ये और 2,000 रुपया इसको मिलना चाहिए या नहीं, तो वो तो अब इस चीज को भूल जाएगा, क्योंकि वो तो बस समझता है कि बोनस का इतना सारा एक्ट उसे पता ही होता तो वो रामदीन ही होता, वो यहां ना होता, पढ़ा नहीं रहा होता। इसका मतलब है कि उसे इतने एक्ट के बारे में शायद जानकारी भी ना हो। कहा गया कोई बात नहीं है, तभी तो कहा गया कि जो जितने ज्यादा समझदार हैं उनकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा है, किसके लिए, सोसाइटी को लेकर के। और ये आपका है फॉर्म डी। फॉर्म डी क्या कहता है, एनुअल रिटर्न। और एनुअल रिटर्न का मतलब होता है आप रेगुलेटरी बॉडी को ये फाइल करेंगे कि हमने इतना कमाया, इतना जो है इनके हिस्से का है, जिसमें से हमने 8.33% की जगह 10% क्या कर दिया, दे दिया, और 10.33% देने के बाद भी हम इनके लिए इतना सेट ऑफ करके रख रहे हैं अगले साल के लिए, कि अगर अगले साल हमें प्रॉफिट नहीं भी आए तो इसका इस्तेमाल हम किस चीज के लिए कर लेंगे, बोनस के लिए कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बोनस ज्यादा आया हुआ है। तो ये सारा चीज का जो है वो डेटा वो किस में देंगे, फॉर्म डी में। चलिए फॉर्म ए किस चीज के लिए,
कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, एलोकेबल सरप्लस। फॉर्म बी, सेट ऑन सेट ऑफ, ठीक है। फॉर्म सी, किसको कितना दिया एग्जैक्टली बस ऐसे ही याद रखिए कि किसको कितना दिया एग्जैक्टली ठीक है। और फॉर्म डी, एनुअल रिटर्न। और रिटर्न किसको फाइल करते हैं, रेगुलेटरी बॉडी को। आप ये ध्यान रखिए क्योंकि हर जगह कुछ चीज आरओसी के पास जाता है, कुछ चीज रीजनल डायरेक्टर के पास जाता है, कुछ चीज लेबर मिनिस्ट्री में जाता है, क्योंकि हर जगह सीजी का मतलब बदलता रहता है। हम अगर फाइल करते हैं रिटर्न तो सीजी को फाइल करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, और हर जगह सीजी का मतलब बदलता है। कहीं पे सीजी का मतलब आप जानेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कहीं पे आपको सीजी का मतलब आरओसी बताया जाएगा, कहीं पे सीजी का मतलब रीजनल है, कहीं सीजी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को वो फाइल करेंगे। क्लियर है ये? तो चलिए, बोनस में हमने जो टोटल चीज पढ़ा वो क्या पढ़ा? सबसे पहले ये एक्ट कहां एप्लीकेबल है, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट में जहां पे कितने इंप्लॉय हो, मिनिमम 20 या 20। अच्छा, क्या सीजी के पास कोई स्पेशल पावर, क्या मिनिमम पे भी एप्लीकेबल कर सकता है? ठीक है। अगला प्रोविजन इसमें, क्या वहां काम करने वाले सारे वर्कर पे एप्लीकेबल है? तो उन वर्कर पे क्या कंप्लायंस है, 30 डेज या मोर देन 30 डेज? और उसकी सैलरी 21 तक या 21 से कम? 21 तक है, ठीक है। अब कह रहे मिनिमम बोनस कितना देना कंपलसरी है, किसका, ड्यूरिंग दैट मैक्सिमम, ये कितने दिन के भीतर देना पड़ेगा, 8 मंथ। कहां से, कंप्लीशन ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगर हमने किसी भी तरह से किसी ओकेजन में दे दिया एम्प्लॉयर ने, तो क्या वो इस चीज को एडजस्ट कर सकता है या नहीं, फिर से देना पड़ेगा 8.33? कोई भी नया इस्टेब्लिशमेंट को कितने दिन के लिए वेवर है, क्या इसमें कोई एक्सेप्शन भी है? अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा? दूसरा, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो 5 साल से पुराना हो गया, उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो क्या करेगा इस केस में, कैरी फॉरवर्ड होगा। और इन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए कितने फॉर्म रखे हैं, 4 फॉर्म्स मेनली जो है, तो फॉर्म बड़े सारे, लेकिन ए बी सी डी इतने तक याद रखिए। फॉर ए में कंप्यूटेशन ऑफ एलोकेबल सरप्लस, फॉर्म बी में सेट ऑन, फॉर्म सी में किसको कितना पे किया और किसका कितना ड्यू पड़ा हुआ है, और फॉर्म डी में। चलिए, तो ये बोनस की कहानी थी। मैंने कहा था बोनस, ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड ये कुछ एक जैसे प्रोविजन है, मिलते जुलते प्रोविजन। कैसे मिलते जुलते हैं ये देखिए। बोनस आपको आपके सैलरी के अलावा मिला है या सैलरी से को काट करके मिला, सैलरी के अलावा मिला है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, वो बात सुनिए ग्रेच्युटी को लेकर के। अगर कोई कहीं काम कर रहा है और बहुत दिनों तक काम किया, और कोई ऐसा है जो आज आया और कल चला गया, मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई कहीं 5 साल 10 साल रह करके जो है वो रिटायर हो रहा है या जॉब छोड़ करके जा रहा है, जो जितना ज्यादा दिन ऑर्गेनाइजेशन में रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ज्यादा चीज कर पाता है या कम चीज कर पाता है? क्यों ज्यादा कर पाता है? और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ज्यादा कैसे प्रॉफिटेबल है? एक्सपीरियंस, काम सीख गया है। आज रामदीन आया गया, कल हरिया आया गया, पूरे दिन काम करके गया है। हरिया आज पूरे दिन काम किया है। लेकिन कोई ऐसा भी है, वो है बंसी, चैन की बंसी वहां बजा रहा है और पिछले 4 साल से काम कर रहा है। मुझे एक चीज बताइए, काम किसको ज्यादा आता रहेगा? बंसी से एक दिन में ज्यादा रिटर्न मिलेगा कंपनी को, या एक दिन के लिए जो रखा उसने रामदीन हरिया को, उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा? नहीं, बहुत मेहनत से काम किया रामदीन ने, पूरा एकदम ताकत लगा करके काम किया। कह रहे कितना भी ताकत लगाए, उसके पास उतना एक्सपीरियंस ही नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन को उतने अच्छे तरीके से नहीं जान रहा है। कहा इसीलिए अगर कोई बहुत दिनों तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो जब उसकी सेवा समाप्त हो जाए, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, जब उसकी सेवा समाप्त हो जाए, ये किस किस समय हो सकता है, या तो डेथ हो जाए, या डिसेबलमेंट हो जाए, या रिटायरमेंट का एज आ जाए। रिटायरमेंट, सुपरएन्युएशन ये सब एक ही चीज है। कहा या उसका कौन सा एज आ जाए, रिटायरमेंट का। अगर ऐसे वो जा, या बहुत दिन काम करने के बाद बिना रिटायरमेंट के ही वो अपनी मर्जी से काम छोड़ के जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर एक खास समय तक काम करके वो जा रहा है, तो उसने जितने पैसे अभी तक कमाए हैं वो तो उसे मिल ही गए थे, उसके अलावा उसे अगर कुछ और मिल रहा है, तो क्या ये रिवॉर्ड लेबर के लिए और एम्प्लॉयर दोनों के लिए अच्छा है या नहीं?
लेबर के लिए तो हर केस में अच्छा है कि आप जहां काम कर रहे थे वहां से अब काम छोड़ के जा रहे हैं, जितने दिन काम किया मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग सब कुछ सब आपको टनाटन मिला। अब आप जब काम छोड़ के जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट कैलकुलेट होकर के मिलता है, और वो इस बेसिस पे मिलता है कि आप कितने ज्यादा दिन रहे। जो जितना ज्यादा दिन काम करके हटा है उसको उतना ज्यादा पैसा मिल रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई फैसिलिटी देते हैं तो इस फैसिलिटी से मुझे बतलाइए, क्या इकोनॉमी एट लार्ज को फायदा है या नुकसान? क्योंकि देखिए अगर कहीं भी जो है एम्प्लॉयर को फायदा है तो हमारे इकोनॉमी को भी फायदा है, दूसरी तरफ रामदीन को फायदा है तो भी हमारे देश को फायदा है। तो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर रिलीज हो रहा है उसको भी फायदा है, और जो एम्प्लॉय रिलीज हो रहा है उसको भी फायदा है, और जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको काम दिया था उसको भी फायदा है। क्योंकि जब ये चीज रहेगा तो लोग मोटिवेटेड रहेंगे कि मुझे इसी जगह क्या करना है, काम करना है, क्योंकि यहां जितने ज्यादा दिन रह करके मैं क्या करूंगा, रिटायर करूंगा या जाऊंगा, मुझे उतना ज्यादा अमाउंट क्या होगा, मिलेगा। और इससे होगा ये कि उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, क्योंकि वो लगातार काम को सीखता जा रहा है, अब वो ज्यादा कैपेबल पर्सन है। जैसे मान लीजिए मैं ही एक नया पर्सन आ जाए हमारे स्टाफ में, उसे समझने में टाइम लगेगा, मुझे समझेगा कि मुझे क्या चाहिए कैसे चाहिए। श्याम जी हमारे, उनको सब पता है कि अब मैं वहां खड़ा हुआ हूं तो क्या कह रहा हूं, वो वहां से ही समझ जाएंगे कि भाई पानी ये रखनी, ठंडा नहीं होना चाहिए, मेरा पानी नॉर्मल रहना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब उनके लिए भी ये अच्छा जगह, मेरे लिए भी उनका जो है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा, क्योंकि हम दोनों की क्या बन जा रही है, कॉम्पिटिबिलिटी। यही चीज तो है हमारा। और जब ऐसा होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा या डिटोरिएट होगा। बस इस चीज को सोच करके बनाया गया पेमेंट ऑफ व्हाट। लेकिन इसमें कहा गया, एम्प्लॉयर ने बोला, फरियाद की कि बच्चे की जान लोगे क्या, इतने जो लेबर लॉ के प्रोविजन बनाए हो थोड़ा एम्प्लॉयर का भी ध्यान रखो। लेबर मिनिस्ट्री ने बोला ध्यान तो रखे हुए हैं, तभी तो इतने ही बनाए हैं। तो बोला अच्छा इतने ही बनाए हैं। कहा कि भाई हमसे ग्रेचुटी लो, जरूर लो, लेकिन कम से कम एक रीजनेबल टाइम तो मिनिमम लिख दो कि रामदीन कम से कम क्या करे, इतने दिन रह करके जाए, उसके बाद हमसे वो क्या ले ले, ग्रेचुटी ले ले। ये नहीं कि बस 6 ही महीने रहा और क्या दे दो, ग्रेचुटी दे दो। एक रीजनेबल हमें भी तो फायदा उससे ले लेने दो, ताकि जो है वो, हम सैलरी तो दे ही रहे हैं लेकिन एक खास समय तक रहेगा तभी तो हमें उसके सैलरी से भी ज्यादा मिलेगा, तभी तो हम भी उसे क्या करेंगे, पे करेंगे। तो ग्रेचुटी एक्ट में यही बताया गया है कि कितने दिन काम करने पे आपको क्या मिलेगा, ग्रेचुटी, और ये ग्रेचुटी किस रेट से मिलेगा। ये जो ग्रेचुटी है वो ग्रेचुटी क्या एम्प्लॉयर रोक सकता है अगर आप वहां काम कर रहे हैं और उस दौरान आपके कारण एम्प्लॉयर को कोई नुकसान हुआ है। इन चीजों को लेकर के यहां पे प्रोविजन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला चीज इसकी एप्लीकेबिलिटी। देखिए तो यहां जो एप्लीकेबिलिटी है, ये एप्लीकेबिलिटी आप समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे पहले वाले में कंपनी वर्ड था, तो ध्यान रखिएगा यहां पे। खोल के दीजिएगा। थैंक यू, आज मेरा छूट गया। ये मत समझिएगा कि स्टूडेंट से मैं घड़ी छीन लेता हूं, जो नए, मेरा छूट गया आज। एप्लीकेबिलिटी में पहले क्या लिखा हुआ है, बहुत टेक्निकल है, एकदम जान निकल जाएगी। नहीं, फैक्ट्री, और फैक्ट्री का मतलब हमें पता है, कंपनी का ये भी पता है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जिसको किसका स्टेटस मिला, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, चाहे वो 1 पर्सन कंपनी हो, चाहे महालिस्टेड हो, जिस भी तरह की कंपनी हो, ठीक है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, ये हमें पता है इसलिए क्योंकि कहा गया कि जहां पे भी जो है वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जैसा चीज नहीं हो रहा है, वो सब क्या आ गया, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में आ गया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन क्या लिखा हुआ है, 10 और मोर पर्सन। इन्होंने बस यही कहा है कि अगर कोई एजुकेशनल, जैसे यही आप देख लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहां पे कितने, अगर 10 या 10 से ज्यादा अगर हैं तो वो किस दायरे में आ जाएगा, ग्रेचुटी एक्ट में। इसका मतलब हर फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल, हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल, हर शॉप और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल, और हर जो है वो किसके ऊपर,
क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शॉप और एस्टैब्लिशमेंट में नहीं आते, इसीलिए अलग से लिखना पड़ा है। जिसमें कितने लोग काम कर रहे हो तो वहां ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। कह रहे इस एक्ट के थ्रू मिलेगा क्या? कह रहे इस एक्ट के थ्रू आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कि आपके 15 दिनों की सैलरी। कैसे? फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब आप खुद देखिए, अगर आप कहीं 20 साल के बाद जो है वो रिटायर हो रहे हैं या काम छोड़ रहे हैं, जो भी चीज हो, तो आपको 20 साल से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 15 दिन की, उस समय जो आपकी एवरेज सैलरी होगी। ये सारा कैलकुलेशन है जब आप प्रोफेशनल में आएंगे। वहां इस पे जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, दिया हुआ रहेगा इतने अमाउंट, इतने ये। यहाँ तो एग्जीक्यूटिव में आप है ना, दिल तो बच्चा है जी अभी। जब सोचिए ना, इसी चीज को जब 100 मार्क्स में पढ़ना रहेगा तो वो क्या करेंगे? इसी को जो है वो ब्रॉड करेंगे। अभी बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। मान लीजिए कि उनका जो एवरेज सैलरी था वो 20,000 रुपए, जिस समय क्या हो रहा था, काम छोड़ के जा रहा था या रिटायर हो रहा था। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? ये इसको क्या मिलेगा? ग्रेच्युटी के रूप में। लेकिन अगर कोई सोचिए सिर्फ 10 साल काम करके गया, सेम ही सैलरी पे था, तो उसे कम मिलेगा या ज्यादा? लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ मिनिमम टाइम दिया हुआ है, कह रहे हैं। तो बस यही छोटा छोटा चीज आपको ध्यान रखना है। कितने दिन? इसका मतलब है कि हर इंसान को नहीं मिलने वाला है ग्रेच्युटी। तो कहा फिर किसको मिलेगा? कह रहे हैं कि जो जो लोग इस जगह काम करते हैं उन सारे लोगों को नहीं मिलेगा। तो कहा किसको मिलेगा? कहा जो जो लोग इस जगह काम करते हैं उनमें से वो लोग जो यहां पे कितने दिन काम किए हों, 5 साल काम करके जा रहे हो। अगर वो 5 साल या उससे ज्यादा दिन काम करके जा रहे हैं तो जितने साल उन्होंने काम किया है वो ईयर लिख दीजिए। और यहां पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड ईयर। इसका मतलब है कि अगर आपने जो है वो 6 महीने से कम किया हुआ है, मान लीजिए आपने 5 साल 4 महीने काम किया है, तो कह रहे हैं कि अगर 5 साल 4 महीने आपने काम किया तो कितने साल हम इसको लेंगे? ये कह रहे हैं कि यहां पे कंप्लीटेड ईयर और जो पार्ट होता है उसको भी हम कंप्लीटेड ईयर ले लेते हैं। ये लेबर को फायदा होगा इसके लिए, ये नहीं है इस समय। ये मैंने बोला ना, ये सब आपको है पढ़ना कब, जब हम कहां पे मिलेंगे? प्रोफेशनल में। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पार्ट है उसको भी क्या ले लेना? कंप्लीटेड ईयर ले लेना। तो कहा कि अगर उसने 6 साल काम किया है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज को? जो उसका लास्ट सैलरी रहेगा उसका एवरेज निकाल करके 15 दिन की सैलरी निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए कितने दिन वहां काम करना चाहिए? अगर कोई 4 साल काम करके जा रहा है तो आप कहिए सर 4 साल का दे दो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो मैंने तो लॉजिक समझाया कि ग्रेच्युटी आपके सैलरी से काटा हुआ पैसा नहीं है, आपको सैलरी मिल रहा था, ये तो हम उसके अलावा आपको दे रहे। इस बीच में हमने आपको बोनस भी दिया है, आगे देखिएगा ना, प्रोविडेंट फंड वो भी एम्प्लॉयर जमा कर रहा है। कह रहे वो सब हम आपको दे रहे हैं, ये तो इन एडिशन हम दे रहे हैं। लेकिन कब? जब आप कितने दिन रहे तब हम आपको ये दे रहे हैं। लेकिन आप जो जा रहे हो, जाने की वजह क्या है वो देखिए, सुपरएन्युएशन, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। किसी भी तरीके से आप जो है या तो रिटायर हो रहे हैं या रिजाइन दे रहे हैं। लेकिन डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, अगर इस कारण से भी आप जा रहे तो भी हम आपको क्या करेंगे? लेकिन यहां पे उन्होंने एक अलग प्रोविजन दिया है। और वो प्रोविजन क्या है? ये कह रहे हैं कि अगर इस केस में आप जा रहे हैं तो 5 साल नहीं भी हुआ है तो भी हम आपको ग्रेच्युटी देंगे। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? यानी कि अगर रामदीन 4 साल काम किया और अपनी मर्जी से जा रहा है, क्या उसे ग्रेच्युटी मिलेगा? रामदीन काम कर रहा था, काम करने के दौरान जो है वो गिरा या इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था, शॉक लगा पूरा बॉडी गया। अब ऐसे केस में 4 साल में ही वो वहां से जा रहा है, क्या उसे ग्रेच्युटी मिलना चाहिए? जो कंपनसेशन वगैरह वो अपनी जगह है, वो तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग है। कहा कि यहां इसीलिए ग्रेच्युटी मिलना चाहिए क्योंकि ये उसके कंट्रोल में नहीं था, वो अपने चॉइस से नहीं जा रहा है। डेथ अपने चॉइस से है, मिलेगा राम दुलारी को। कह रहे हैं कि डिसेबलमेंट अपने चॉइस से नहीं है, डिजीज के कारण, एक्सीडेंट के कारण वो जा रहा है। तो उस केस में अगर 3 साल 4 साल जितने भी दिन काम किया उसका क्या मिलेगा? ग्रेच्युटी। और कैलकुलेशन हमें पता है, अगर 4 साल काम किया तो बस यहां पे जो है वो 4 इंटू क्या कर देंगे हम? 10,000। लेकिन यही रामदीन अगर अपने मर्जी से जो है वो गया रहता बिना कुछ हुए काम छोड़ करके, तब नहीं। अगर रिटायर भी हो रहा होता तो आप कहेंगे सर 4 ही साल में कोई कैसे रिटायर हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, पहले कहीं और काम करता था।
60 साल की उम्र अब उसकी हो रही है, वो आया ही था जब 56 साल का था, तब 60 इयर्स में क्या हो रहा है, वो रिटायर हो रहा है, तो इस जगह उसने कितने साल काम किए। तो याद रखिए सिर्फ एक केस है, एक नहीं दो केस कहिए, एक तो हो गया डेथ और दूसरा क्या हो गया, डिसेबलमेंट। इस केस में ये 5 साल का प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपने यहां पे जो देखा है वो सिर्फ, हाँ नो देन नो, क्योंकि आप आए थे ना हमारे पास 56 ईयर में, मैंने तो नहीं बोला था कि ये 56 साल के लिए ये काम है। आप कहीं और काम करते थे, उसके बाद आप आए, आप कहिएगा सर तब तो ऐसे में काम पे रोक लगा देना चाहिए। कहा कि नहीं, इससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट रुकेगा। ठीक है, जिसको जिस एज में जहां काम करने हैं जाने दीजिए, लेकिन अगर वो आए हैं और 5 साल अभी उनकी जो है वो पूरी नहीं हुई है, तो सिर्फ एक ही सिचुएशन, या तो डेथ या क्या है, डिसेबलमेंट। इसके अलावा 5 साल पूरे हो गए तो कितने साल का हम देंगे, ये नहीं कि 6 साल हुआ है तो 5 माइनस करके 1 साल का देंगे। जितने साल काम किया है उतने साल के अकॉर्डिंग ग्रेच्युटी मिलेगा, बशर्ते कितने साल पूरे हो गए हो, 5 साल बस पूरे हो गए हो। तो पहला चीज जो आपने इसमें जाना है वो कितने साल उसको काम करना चाहिए। ये 5 साल का जो है वो पीरियड जो है वो अप्लीकेबल नहीं है, वो एक्सेप्शन सिचुएशन क्या है, डेथ और डिसेबलमेंट। ठीक है, जो रेट से मिलेगा वो रेट क्या है, 15 डेज का मिलेगा सैलरी, हर कंप्लीटेड ईयर का मिलेगा। जो भी पार्ट फ्रैक्शन में रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं, कंप्लीटेड ईयर मान लेते हैं। अब एक और बात यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो ग्रेच्युटी में जो है वो आप उनको, उन्होंने क्या कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया। अगर ग्रेच्युटी का जो है वो पेमेंट आपने जो उनको किया है, ये पेमेंट आपने किया है कैलकुलेशन करके, ठीक है, इस कैलकुलेशन के बेसिस पे अगर किसी भी तरह का जो भी अमाउंट निकलता है, वो अमाउंट आपने कैलकुलेट करके मान लीजिए 50,000 हो गया, रख लिया। लेकिन हुआ क्या कि अब जब देने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि रामदीन तुमने ये सामान तोड़ा था, ये सामान फोड़ा था, या उनके ऊपर कोई बकाया पैसा बैंक का है, तो बैंक आपको नोटिस देता है। आप कौन है, एम्प्लॉयर है, जिसके पास कौन काम कर रहा है, रामदीन काम कर रहा है। अब बैंक ने आपको नोटिस दिया कि रामदीन ने हमसे कर्ज लिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, क्या रामदीन बैंक से लोन नहीं ले सकता, इंप्लॉयमेंट में वो अपने सैलरी के बेसिस पे ले सकता है। बैंक से लोन लिया था, बैंक का ईएमआई नहीं गया हुआ है। अब ऐसे केस में क्या बैंक जो है उस इंप्लॉयर को कह सकता है कि रामदीन को ग्रेच्युटी का जो है वो पैसा मत दो, और ये पैसा क्या करो, ये पैसा जो है वो हमें दे दो। ध्यान से सोचिएगा, कहा रीजन तो है, लॉजिक तो बनता है कि रामदीन ने कर्ज किससे लिया था, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो मान लीजिए 40,000 का कर्ज लिया। रामदीन का जो है ग्रेच्युटी जो है वो बन रहा है 50,000। एसबीआई को पता चला कि ग्रेच्युटी का पैसा जमा है किसके पास, एम्प्लॉयर के पास। अब उसने इसको फटाक से बोला कि देखिए कागज लीजिए, रामदीन के पास जो है वो मेरा पैसा क्या है, बचा हुआ है, क्योंकि रामदीन ने पैसे नहीं दिए हैं। आप उसके ग्रेच्युटी को जो है वो फॉरफिट करो, ग्रेच्युटी को जो है वो आप सीज करो, और वो पैसा क्या करो, मुझे दे दो। मुझे बतलाइए कि बैंक कुछ गलत कर रहा है। हर किसी को ये राइट है कि उसका पैसा अगर डूब रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो जो लीगल मीन्स है उसका वो क्या करे, इस्तेमाल करे। ये बात पहुंची लेबर कोर्ट, और बड़े सारे कोर्ट में पहुंचा, बड़े सारे केसेस आए। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वो सुनिए। कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी का पैसा किसी भी शर्त पे, किसी भी डेक्री यानी कि कोर्ट के किसी ऑर्डर से भी जो है वो सीज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने खुद कह दिया कि हमसे भी ऑर्डर लेकर के ग्रेच्युटी का पैसा सीज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, उनका कहना है कि एम्प्लॉयर पहले कितना पैसा दे दे, रामदीन को 50,000 दे दे। अब उसके बाद एसबीआई को कहा गया कि आपके पास हमने बड़े सारे कानून बनाए हैं, देखिएगा प्रोफेशनल में बात करेंगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटाइजेशन, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में ये सब टॉपिक है। उसके तहत उन्होंने कानून बनाए हुए कि कैसे बैंक जो है हमसे और आपसे पैसे क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। कोर्ट कहता है कि एम्प्लॉयर को पहले पैसे देने दीजिए, क्योंकि अब उसी पे डिपेंड कर रहा है रामदीन, क्योंकि रामदीन रिटायर हो गया है, वही पैसा रामदीन के लिए है। उसके बाद आप पैसा रिकवर कीजिए, जिस भी तरीके से कीजिएगा। आप उसके पैसे को वहां से ही सीज नहीं कर सकते हैं। यहां पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, इट कैन नॉट बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी
डेक्री, जिसका मतलब होता है कि कोर्ट के किसी ऑर्डर के तहत भी जो है वो इसको अटैच नहीं, और अटैच करने का मतलब क्या हुआ कि यू आर नॉट लायबल टू रिसीव योर ग्रेचुटी ऑफ अमाउंट 50,000, ये नहीं होगा। रामदीन को ये 50,000 क्या होंगे, मिलेंगे। इसका मतलब एसबीआई मर जाए, बोला नहीं एसबीआई क्यों मर जाए। अब उसके बाद एसबीआई अपना रिकवर करने के लिए जो जो केसेस हैं, जहां जहां जाना है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाना है, कोर्ट में आना है, जहां है कोर्ट सुनवाई करेगी, सब करेगी, लेकिन कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि हम ऑर्डर देते हैं कि रामदीन का ग्रेचुटी फोरफिट कर दो। कहा नहीं। कहा तो और कोई तरीका, कहा कि हाँ तरीका है, अगर उसने गलत किया है तो। कहा कौन सा गलत, काम करने के दौरान। जरा सोचिए, अगर रामदीन कहीं काम कर रहा है और उसने जो है वो जानबूझ करके कोई नुकसान किया है, तब मुझे बताइए, तब उसका ग्रेचुटी रोकना चाहिए या नहीं। जितने पैसे का नुकसान हुआ है एम्प्लॉयर को, उतने पैसे उसके डिडक्ट करने चाहिए या नहीं। कहा कि दिस इज कॉल्ड पार्शियल, आपका जो है वो फोर्ड फीचर, फुल नहीं कर सकते। कहा फुल नहीं कर सकते मतलब, कहा कि भाई उससे जो है वो 5,000 का चीज टूटा तो 5,000 आप क्या करो, फोरफिट करो, और कितना दे दो उनको, 45,000, 45,000 उसको दे दो। ये नहीं कि आप सारा कर लोगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि रामदीन किसी भी तरह का जो है वो राइटियस एक्शन करता है, थोड़ा सा ये ज्यादा मैं बढ़ रहा हूं, राइटियस एक्शन करता है, यानी कि दंगा फसाद करता है, उन लोगों को भड़काता है और बोलता है कि चल मिल में आग लगा देते हैं, इसको राइटियस एक्टिविटी कहते हैं, दंगा फसाद करना। अगर ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसे ग्रेचुटी दे, लोपी ना दे, जो उसे क्या दे, ग्रेचुटी दे। कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का ऐसा एक्टिविटी करते जो क्या है, अनलॉफुल इलीगल एक्टिविटी है, तो उस केस में आपको ग्रेचुटी किस चीज के लिए मिल रहा है। वर्ड ही सुनिए, ग्रेचुटी का मतलब होता है ग्रेचुटस चीज, और ग्रेचुअस तब निकल के आता है जब आपने कुछ अच्छा किया है। तो आपने एम्प्लॉयर के साथ इतने दिन जो है वो काम किया, इसके कारण वो आपको पे कर रहे हैं। उन्होंने बोला पार्शियल फॉरफीचर कब, जब आपने क्या किया है, विलफुल मिसकंडक्ट किया है, नुकसान पहुंचा है। अच्छा एक और बात बताइए, रामदीन इस बार जो है, रामदीन इस बार जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण निकाला जा रहा है, पॉसिबल। रामदीन काम किए, रामदीन को काम किए हुए जो है वो 7 साल हो गया। रामदीन जो है वो चिमनी फैक्ट्री बन के आया, या झूम बराबर झूम शराबी, नशे में चूर होकर के आया, उसके तहत डिसिप्लिनरी एक्शन किया गया और लिखा हुआ था एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर में कि अगर ऐसा कभी होगा तो उस एम्प्लॉय को नौकरी से क्या कर दिया जाएगा। इस बार क्या वो खुद छोड़ के गया है नौकरी, क्या वो रेजिग्नेशन दिया है, क्या वो रिटायर हुआ है, डिसेबलमेंट हुआ है, डेथ हुआ है, ऐसे केस में ग्रेचुटी मिलना चाहिए। कहा कि नहीं, आप अगर 5 साल या उससे ज्यादा दिनों के बाद काम छोड़ के जा रहे हैं, इन वजहों से जा रहे हैं तो मिलेगा, लेकिन वजह आपका क्या है, वजह अभी अभी मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण अगर आपको निकाला जा रहा है तो उस केस में ग्रेचुटी नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय टू सबमिट हिज नॉमिनेशन फॉर्म, कितने दिनों के भीतर, ये क्यों लिखा हुआ है 30 डेज के भीतर। ये नॉमिनेशन फॉर्म का क्या होगा, ये ग्रेचुटी में एकाक से ये नॉमिनेशन क्यों आ गया। हाँ, ग्रेचुटी हो सकता है डेथ के केस में भी तो मिल रहा हो, क्योंकि यहां पे देखिए डेथ और डिसेबलमेंट भी है, तो 6 साल 7 साल काम किया या जो भी काम किया, रामदीन की डेथ हो जाती है तो किसे मिलेगा। कहा कि यही तो बता दो किसे मिलेगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बताया तो मिलता जरूर लीगल हायर को, बट बहुत दिक्कत होती है। बैंक में जो भी पैसे हो या आपके जो है वो शेयर्स अकाउंट में जो भी शेयर्स वगैरह हो, कभी भी कोई भी चीज जब भी आप अकाउंट ओपन कीजिए सबसे पहले नॉमिनी क्रिएट कीजिए। इसीलिए क्योंकि अगर कहीं कुछ आपको होता है तो लीगल हायर को क्लेम करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपने नॉमिनी क्रिएट कर दिया है बड़े आसानी से मिल जाते हैं। बस नॉमिनी को ये जाकर के दिखलाना रहता है कि उनका नाम यही है जो मैंने क्या किया हुआ है, लिखा है, और जो रिलेशन लिखा हुआ है नॉमिनी के साथ, उस रिलेशन का कोई एक प्रूफ देना रहता है। कितने दिनों के भीतर, किस फॉर्म में, और ये हमेशा जो है रेगुलेटरी बॉडी सुपरविजन में रखती है, इसीलिए ताकि रामदीन हरिया जो भी काम कर रहा है उसके नॉमिनी तक ये पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा। टू अप्लाई विद इन 30 डेज इन फॉर्म 1 व्हेन नॉट पेड विद इन, कहा जा रहा है कि हर चीज में अगर आप सही समय पे आएंगे तो रिलीफ पॉसिबल है। रामदीन को कहा गया कि ग्रेचुटी मिला, नहीं मिला, कितने दिन हो गए,
अब तो 6-7 साल हो गए उस जगह से। अब बताइए रेगुलेटरी बॉडी को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? क्योंकि अब अगर हम ट्रैक करने के लिए जाएं, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है कि 8 साल बाद तो आप चाहें तो अपना बहुत सारा जो है वो रजिस्टर वगैरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, गलती से मैं ही पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर है इसमें ही, कि कंपनी को कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए। उसके तहत कुछ रजिस्टर है जो हमेशा आपको मेंटेन करना है, कैरी करना है, और कुछ ऐसे भी रजिस्टर डॉक्यूमेंट है जिनको आप 8 साल के बाद फाड़ के फेंक सकते हैं। अब जरा सोचिए, आप आएंगे ही उसके बाद, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप वहां कितने दिन काम किए? क्योंकि ग्रेचुटी जो मिलता है वो आपके एम्प्लॉयमेंट पे मिलता है ना। हमें पता तो चले कि 5 साल 6 साल 7 साल आपने क्या किया है, काम किया हुआ है, तो कितने दिन के भीतर आना है। लेकिन ये 30 डेज कहां से है? एक बार जरा इस लाइन को पढ़िए। इसका मतलब आप रिटायर हुए या आपने रेजिग्नेशन दिया और आप वहां से निकले, उसके कितने दिन के भीतर ग्रेचुटी मिल जाना चाहिए? हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले ये कंप्लायंस है। और अगर 30 डेज में नहीं मिला, आप यहां से निकलते हैं 1 तारीख को, ठीक है, कोई भी मंथ का, आप जो है वो 31 तक वेट करेंगे। अब प्लीज ये मत बोलिए सर महीना 31 का नहीं होगा, तो अगला 1 तारीख डाल दीजिए, यानी कि आप 30 दिन तक रुके, 31 तक। अब इसके बाद आपको नहीं मिला तो आपके पास यहां से लेकर के अगले 30 डेज का क्या है, टाइम है। मान लीजिए 1 मार्च को गए तो 31 मार्च तक आपने वेट किया, और नहीं मिला तो 31 मार्च से कहां तक, 30 डे, यानी कि आपके पास 30 अप्रैल तक का जो है वो टाइम है। इस बीच में आकर के आप क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए, किस चीज के लिए, ग्रेचुटी के लिए। किसके पास, अथॉरिटी के पास। तो पहले तो हम ग्रेचुटी किससे मांगते हैं, एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर कितने दिन में देगा, 30। ये इसीलिए दिया गया क्योंकि वो भी कैलकुलेशन करेगा सारा कुछ, उसके बाद ही तो आपको रिलीज करेगा कि आप कितने साल रहे हैं, इस समय आपकी सैलरी क्या थी, एवरेज सैलरी क्या निकालें। फॉर फीचर ऑफ ग्रेचुटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर व्हाट, मोरल टर्पिट्यूड और राइटियस और डिसऑर्डरली बिहेवियर, होली और पार्शियली फॉर विलफुली कॉजिंग लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि अगर जितने का नुकसान हुआ है, अगर उतना निकल जाता है तो उतना, और नहीं नुकसान बहुत ज्यादा है तो, और तो हम आपसे खून तो निकाल नहीं सकते राम दिन से, या किडनी तो निकाल के बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सभी लीगल एक्टिविटी है। तो क्या करेंगे, उतने तक जितना उसका ग्रेचुटी बनता है उतने तक हम क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी में हमने देखा कि किस चीज के, किसी भी डेक्री से जो है आप इसको जो है वो अटैच नहीं कर सकते हैं। कहा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, 30 दिनों में नहीं दिया तो का कुछ नहीं, इनाम मिलेंगे। अगर लॉ को कॉन्ट्रावेन करते हैं तो क्या मिलता है, पेनल्टी। फॉर अवॉइडिंग टू मेक पेमेंट बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देखिए ये कुछ नहीं है इनके लिए, ये 10,000। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, इंप्रीजमेंट अप टू हाउ मेनी डेज, 6 मंथ्स तक का हो सकता है, या ऑन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल। इसका मतलब ये तो था कि जब आप क्या दे रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट, क्या कि रामदीन सिर्फ 4 साल ही काम किया है, पॉसिबल। आप बोलते हम देने से कहां मना कर रहे हैं, और रामदीन का तो भी 4 साल ही हुआ है, 5 इयर्स होने चाहिए। कैलकुलेशन तो आप कर रहे हैं, अटेंडेंस रजिस्टर आपके पास है, आप उसको क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। कहा कि अगर ये है तो इसके लिए ये सजा है, लेकिन इसके अलावा भी और भी चीज तो हो सकता है। कह रहे हैं ऑन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल, तो इंप्रीजमेंट उस केस में देख लीजिए कितना है। ये हुआ फॉल्स बोलना, और ये हुआ कि देने से मना करना। अब यहां पे मिनिमम है 3 मंथ्स। इस मिनिमम का मतलब समझ रहे हैं, बस आप पे इल्जाम साबित हो जाए तो रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, आजिम हसन प्रेम जी, ये जो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कम से कम कितने महीने के लिए इनकी जान चली जाए। और लॉ में प्रोविजन मिनिमम है ये, यहां तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंप्रीजमेंट क्या, अप टू 1 दिन भी हो सकता है, वो 1 घंटा भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पे जुर्म साबित हो गया तो कम से कम कितने दिन, कम से कम जो है वो 3 महीने, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। और कहा फाइन का प्रोविजन है, कहा कि ये भी है, और इसमें अमाउंट नहीं लिखा है। इसका मतलब है केस टू केस बेसिस। लॉ में भी ऐसे ये नहीं लिखा हुआ केस, लॉ कहता है कि फाइन हम डिटरमाइन करेंगे कि किस सिचुएशन में किस तरह की गड़बड़ी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे,
फाइन करेंगे। जितना ज्यादा उनको लगेगा गड़बड़ी है, फाइन का अमाउंट क्या करेंगे। लेकिन पिछले केस में कितना भी जो है बड़ा झूठ बोला है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना फाइन लगा सकते हैं। इसीलिए तो ये बाद में प्रोविजन डाल दिया कि अगर कोई भी चीज इस दायरे से बाहर निकलने लगेगा तो यहां तो जितनी मर्जी फाइन लगा ले, और इंप्रीजमेंट के भी दायरे में आ गया। तो अब मुझे बताइए, ग्रेच्युटी किसको किसको मिलेगा, लेकिन कितने दिन वो काम किया हो, एक ही कंप्लायंस बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 इयर्स तक अगर उसने काम किया, कितने दिन का ग्रेच्युटी मिलता है, और कंप्लीटेड। अच्छा, ग्रेच्युटी किस किस सिचुएशन में मिलता है, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और डेथ और डिसेबलमेंट। 5 साल का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो किस केस में एप्लीकेबल नहीं है, डेथ और, ठीक है। जैसे ही कोई अपॉइंट होगा कहीं भी किसी जगह इंप्लॉयमेंट में, उसे कितने दिन के भीतर अपना नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा, नॉमिनी क्रिएट करना पड़ेगा, 30 डेज में। ग्रेच्युटी पे जो करना है इंप्लॉयर को, वो कितने दिन में पे करेगा, कहां से, जनरेशन ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी जहां से स्टार्ट होता है, यानी कि रेजिग्नेशन दिए तो कॉज ऑफ एक्शन रेजिग्नेशन से हुआ, रिटायर हुए तो कॉज ऑफ एक्शन कहां से है, डेथ हो गया तो कहां से, डेथ से, डिसेबलमेंट के केस में, ठीक है। अगर आपको 30 डेज में नहीं मिला तो कितने दिन में आप इसके लिए जा सकते हैं, ये 30 डेज कहां से है, इस 30 डेज के क्रॉस होने के बाद आपको ये 30 डेज मिलते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो फाइन पेनल्टी। फाइन पेनल्टी में आपको ना याद करा रहा हूं ना याद करने के लिए बोल रहा हूं, आप इसमें कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि फाइन पेनल्टी 16 एक्ट में फाइन पेनल्टी याद रखना इज अ टफ वर्क। रीजन ये है कि अभी आपको याद रहेगा, अभी मैं सामने हूं ना, सब कुछ याद रहेगा। जैसे जैसे मैं हटूंगा, जैसे ही मेट्रो में जाएंगे कुछ हरियाली दिखेगा, कुछ गायब होना शुरू होगा। तो आपको करना क्या है कि फाइन पेनल्टी पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्ट्रेस नहीं देना है। अगर एक आध फाइन पेनल्टी गलती से याद रह जाए, गलती समझते हैं ना, गलती से कभी कभी याद रह जाता है कुछ चीज, तो बड़ी अच्छी बात है। अब ये मत कहिएगा सर आप अपने जैसा स्टूडेंट मत समझो, हम बड़े होनहार हैं, हमें सब याद रह जाएगा, तो बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए क्योंकि बाद में क्या होगा वो मैं बताता हूं, फाइन पेनल्टी याद तो रहेगा, लेकिन ग्रेच्युटी वाला फाइन पेनल्टी जो है आप इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग इसमें ईएसआई एक्ट में बोलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाला जो है वो लेबर लॉ में जाएगा, मतलब अलग अलग जगहों पे ये मिक्स होता रहेगा। तो इसलिए मैंने इस पे आपको फोकस नहीं किया, हाँ लेकिन इधर वाले प्रोविजन इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये एक्ट जो है ग्रेच्युटी एक्ट ने क्या दिया, इसे सैलरी के अलावा दिया या सैलरी के साथ ही कुछ दिया, ठीक, बोनस। अब ऐसे ही दुख भरी कहानी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, रामदीन की दुख भरी कहानी। रामदीन लगातार काम कर रहा है, बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। एक दिन की बात है, गुड़िया या पिंकी आई और बोली पापा पापा स्कूल में जो है वो एक खास तरह का प्रोग्राम है, या जो है वो मुझे ये बढ़ना है, पढ़ा रहा है बच्चों को रामदीन, और इतने पैसे चाहिए। रामदीन जो पैसे ला रहा है, जिस समय ला रहा है उसी समय खर्च हो रहा है, हर दिन खर्च होता जा रहा है। अब रामदीन कोई सेविंग जैसा चीज तो किया ही नहीं है। क्यों? दो चीज उसके पीछे रीजन है, एक आदत नहीं और दूसरे पैसे नहीं, दोनों चीज हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसे ही मैं नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों की आदत भी होती है। सेविंग अपने आप में एक आदत है। आप देखिएगा जो बहुत कम कमाते, मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोग जो रूरल एरिया से आए दिल्ली में रह करके, उन्होंने दिल्ली में मकान तक बना लिया, मतलब जमीन भी ले लिया, मकान भी बना रहा है। यू कांट इमेजिन कि वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वगैरह है, जो मिस्त्री वगैरह घर वगैरह नहीं बनाते हैं, और उनके अपने घर भी हैं, छोटे से ही सही 25 गज का ही, लेकिन उनका अपना घर बना हुआ है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जितना उन्होंने कमाया उसी में से थोड़ा थोड़ा क्या किया उसने, लेकिन कहा कि रामदीन की स्थिति तो बद से बदतर है। इसके पास ना उतना इंटेलिजेंसी है कि वो इस बात को समझेगा कि कोई ऐसा भी दिन आ सकता है जब इसे एकाएक किसी पैसे की क्या हो सकती है, जरूरत पड़ सकती है। तब हमने कहा कि एक काम करो, रामदीन को पूरे पैसे ना दो, ये तो लेबर लॉ पढ़ रहे हैं और खराब कर रहे हैं, पूरे पैसे ना दो मतलब मिनिमम वेजेज एक्ट ने जो बोला उसके अकॉर्डिंग ना दें। बोला कि बिल्कुल दो, उतना तो देना ही पड़ेगा, बल्कि उससे ज्यादा दे सकते हो तो और दो, लेकिन जो भी आपने उसका अमाउंट क्या किया है, तय किया है जिस भी एक्ट के अकॉर्डिंग और जैसे भी, फाइनली वो उतना मत दो। कहा ये कौन सी बात हुई?
कहा कि बात यह है कि इनके पैसे बनते हैं ना 10,000, इस 10,000 में से कुछ पैसे इनके बचा करके कहीं जमा कर दो। कहा अच्छा रामदीन का मैं जमा करूं? रतन टाटा बोलते हैं मैं यही काम करूं, रामदीन का पैसा मैं जमा करूं, वो करे जहां जमा करना है। तो उनको बोला गया है कि जमा करना पड़ेगा, तो बोलते अच्छा कर दूंगा। उनको ये एक्ट बताया और कहा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि आप अपने एम्प्लॉय को जब पे करेंगे तो उसका एक खास हिस्सा एक खास अकाउंट में क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। इन्हीं का पैसा 10,000 मत, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इनके 1,000 रुपए इन्हें मत दीजिए और इनको कितने पैसे दे दीजिए, उसकी सैलरी कितनी है, मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन देते वक्त कितना देंगे। आप याद कीजिएगा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में मैंने ये वर्ड बोला था और आपको बोला भी था कि जब प्रोविडेंट फंड पढ़ाऊंगा तो देखिएगा उसको कोरिलेट करेंगे। अब उन्होंने 1,000 तो कट कर लिया इसमें से, ये 1,000 कहां जमा कर दिया, एक खास अकाउंट में। और देखिए उस अकाउंट में जो जमा किया, पहुंचेंगे वहां, भूमिका दे रहा हूं, टेलर दे रहा हूं वहां पहुंचने के लिए। तो 1,000 रुपया एक खास अकाउंट में क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब एम्प्लॉयर को अब क्या बोला गया वो देखिए, वो एम्प्लॉयर को और पसंद नहीं आया। बोला कि जितना इसका आपने उस अकाउंट में जमा किया है ना, अपने तरफ से भी उतना और वहां जमा कर दो। बोलता अब तो हद हो गई, एक तो उनके में से काट करके चलो ठीक है भाई डिडक्ट करके जमा कर दिया। कह रहे 10,000 की सैलरी है, बोल रहे हो कि जितना उसने जमा किया हमने उतना और एम्प्लॉयर भी जमा कर दे। अगर देखे तो मुझे बताइए तब मिला कितना रामदीन को। ये दूसरी बात है कि अभी नहीं मिला है 2,000, लेकिन सही में देखें तो इनके टोटल अगर आप देखेंगे तो 11,000 नहीं हो गए। तो एम्प्लॉयर ने बोला ये तो सही नहीं है, तो लॉ मेकिंग बॉडी ने बोला यही सही है। तो उन्होंने बोला ठीक है सही है। कानून अगर बन गया तो उसके बाद वो क्या बोलेंगे, ये सही है या नहीं है। अभी देख लीजिए ना, सब रो रहे, यूएन तक चले गए, पास हो चुका पार्लियामेंट से कि 370 हैज बीन एबॉलिश्ड। तो उसके बाद आप रोते रहिए पीटते रहिए, कानून पास हो चुका है तो फिर अगला ही कानून बना करके आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कानून बनने का यही तरीका होता है, कानून लेजिस्लेचर बनाते हैं, हमने पढ़ा है जेआईजीएल में, याद है कि अगर कोई कानून बनता है तो कहां बनता है, लेजिस्लेचर में। उसको जो है वो इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी जो है वो जज की है, जज फैसला सुनाएंगे उन्हीं कानून पे जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, कानून बना करके फैसला नहीं सुनाया जाता है। अब इन्होंने कहा कि हमें ये कंप्लाई करना पड़ेगा, बोला हाँ कंपल्सन है, कंप्लाई करना पड़ेगा। कहा अगले महीने फिर इनको 9,000 दो और इनका 1,000 और प्लस अपना 1,000, और इधर एक महीने इस 2,000 पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट को जो मैनेज कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि इस पैसे को उन जगहों पे लगाइए जो सिक्योर हो और मैक्सिमम प्रॉफिट दे। ध्यान से, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दें। कहा गया इसका मतलब ये भी नहीं कि एफडी कर दो, क्योंकि एफडी का रिटर्न क्या है, काफी कम है। तो यहां पे रेगुलेटरी बॉडी ने कहा कि इस पीएफ वाले पैसे को लगाओ, लेकिन थोड़े सिक्योर तरीके से लगाओ, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के लगाओ, लेकिन इतना भी सिक्योर नहीं कि एफडी पे जो 6% का रिटर्न है वो मिले। का बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे बताइए अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें एक और फैसिलिटी क्या दिया वो देखिए, ये पैसे हर महीने एक्युमुलेट होते जा रहे हैं। एक तो 2,000 रुपए प्लस उस 2,000 रुपए पे कितना इंटरेस्ट। और कहा गया कि जब रामदीन आए और बोले कि उनके इस अकाउंट में जो पैसे हैं उस पैसे का इतना हिस्सा दो, तो उसे दे भी देना। ये कब, अगर मान लीजिए गुड़िया, पिंकी, मुन्नू, बबलू पढ़ाई के लिए कोई बड़ा पढ़ाई कर रहा है, अब उसके लिए एक 10-15 हजार रुपए की जरूरत होगी तो यहां से ले सकता है। कहा कि सिर्फ पैसे निकाल सकता है या और भी कोई तरीका है, कहा एक और तरीका है, वो अपने इस पीएफ के पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहता है, कहता है कि ये बुरे वक्त में काम आएगा, रहने देते हैं क्योंकि ये तो कभी भी निकाल सकते हैं। वो बस कहता है कि मुझे पीएफ के बेसिस पे लोन दे दो, मेरे पीएफ में लाख रुपए जमा हो गए, मुझे लाख रुपए मत दो, लेकिन मुझे लाख रुपए का क्या दे दो, फटाक से पीएफ पे लोन मिल जाता है। रीजन ये है कि अगर वो चुकता नहीं किया तो कौन से पैसे रख लिए जाएंगे, पीएफ के पैसे रख लिए जाएंगे। लेकिन अगर वो अभी वो पैसे निकाल लेगा तो फिर शायद फिर से उतना 1 लाख रुपया उससे जमा नहीं होगा। लेकिन अगर उस पर वो लोन ले लेगा तो उसने कहा कि मैं अपने जो है वो हर दिन के खर्च में से उतना बचत करके ईएमआई क्या करूंगा, दे दूंगा। मुझे एक चीज बताइए, ये फैसिलिटी से रामदीन का लाइफ स्टाइल अच्छा होगा या नहीं होगा,
क्योंकि हर चीज गवर्नमेंट खुद से आकर के मुफ्त में तो नहीं बांट सकती है ना, कि ये लोग करोड़ों रुपए अरबों रुपए, तब तो देश ही नहीं चल पाएगा। तब तो हम सब यहीं रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे, कोई ना कोई आके हमला करेगा ही। क्योंकि जो इतने बड़े लेवल पे इकोनॉमी चलती है, जो हमारे समझ से थोड़ा परे रहता है, उसके लिए बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। आज आप देखिए क्यों पाकिस्तान का बुरा हाल है, क्योंकि वहां उन्होंने इकोनॉमी को ही नहीं समझा। हाँ, हमारे देश में ये चीज बार बार उठता रहता है कि महंगाई बढ़ गई, चीजों का दाम महंगा हो गया, लेकिन आप देखिए लाइफ स्टाइल पहले से अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप किसी का भी देख लीजिए, हर किसी का देख लीजिए, रिक्शे वाले से लेकर के बड़े लोगों तक का भी, सबका थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। और सब पे टैक्स का बर्डन भी बढ़ रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि ये टैक्स का बर्डन अगर नहीं बढ़ेगा तो गवर्नमेंट आप तक चीजों को नहीं पहुंचा पाएगी। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको एक छोटा सा एस्पेक्ट बता रहा हूं हमारे बड़े इकोनॉमी का। इसीलिए इस तरह के प्रोविजन बनाए गए कि सारा काम गवर्नमेंट खुद नहीं करती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बना दिया और कहा कि ये पैसे जिस अकाउंट में होंगे उसका नाम क्या होगा, प्रोविडेंट फंड अकाउंट। और इस एक्ट के जरिए सिर्फ प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, तीन कॉन्सेप्ट है। एक है पेंशन और एक आपका इंश्योरेंस डिपॉजिट भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या आपके लिए फॉर्चुनेटली वो इस समय आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो चलिए अब देखिए कि सबसे पहला चीज, ये एक्ट आपका कहां एप्लीकेबल है, एंटायर इंडिया। अब आपको ये सुनने को नहीं, लेकिन अभी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसके अकॉर्डिंग अभी अमेंडमेंट नहीं किया है। कुछ ही दिन तो हुए, कितने एक्ट को भी धराधर धराधर बदलेंगे, क्योंकि बड़े सारे एक्ट है जिसमें आप देखिएगा कि दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। अब सब जो है वो सब हटना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक इस एक्ट में नहीं लिखेगा तब तक हम इसको ऐसे हटा नहीं सकते हैं। अप्लाइज टू एवरी फैक्ट्री, लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आप मुझे बतलाएंगे कि इसका मतलब क्या हर एक फैक्ट्री है? 30 सेकेंड टाइम है। यहां पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है, और मुझे इस पे चाहिए आपका एक्सपर्ट ओपिनियन कि ये जो लाइन लिख दिया, अप्लाइज टू एवरी फैक्ट्री इन विच 20 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड, अभी तक सिर्फ क्या लिखते थे, फैक्ट्री। अब लिख रहे हैं फैक्ट्री इन विच 20 और मोर पर्सन। अब इसको मुझे आप एग्जाम्पल देकर के वैसे समझाएंगे जैसे मैं समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है, कहां कहां इसमें ट्विस्ट है। समय 30 सेकेंड शुरू होता है अब सोचने के लिए। बिना भाईचारा बिना बहनचारा। जिनको जिनको लगेगा कि वो सोच लिए हाथ बस उठा देंगे, मैं देख लूं तो हाथ नीचे कर सकते हैं। 1 2 3 चलिए कुछ और संख्या बढ़ा है। सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग को सोचने देंगे। वो जो हमने एफडी करके रखा हुआ है ना, फिक्स डिपॉजिट, नए बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि जिन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा था उनके लिए है, जहां फैक्ट्री एक्ट में हमने बड़ा फैक्ट्री को डिस्कस किया था। पहला मौका, चलिए आप ही को दिया पहला मौका। हम्म, नहीं, मुझे मैं और थोड़ा समझाइए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कैसी फैक्ट्री? नहीं, एमएसएमई वगैरह नहीं, बस फैक्ट्री में एक ट्विस्ट है। हाँ जी, बताइए आप। वो वाली फैक्ट्री, आप बताइए। ब्लू, अच्छा यही बोलिएगा कि एग्जाम में लिख रहिएगा और कहिएगा मेरे आगे वाले जो लिखा है वही मेरा भी आंसर है। क्या? सैलरी का तो रोल नहीं है, लेकिन और एक बात है जो थोड़ा और इंफेसिस देकर के आप बोल दिए, बोला इन्होंने ठीक है, थोड़ा इंफेसिस और पढ़ना चाहिए उस बात पे। हाँ जी, डालेंगे और इंफेसिस।
But when we are saying 10 or 20, it means we are including each and every person associated with that manufacturing activity. अब यहाँ पे जो आप कह रहे हैं, बस थोड़ा सा ही एक ही बात को इम्फेसाइज करके बस बोल देना है कि फैक्ट्री भले डिफाइन हो गया है, अगर किसी जगह 10 लोग काम कर रहे हैं और वहां पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है, वो जगह फैक्ट्री कहलाएगा या नहीं? हाँ या ना? लेकिन उस फैक्ट्री पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बस यही, उस फैक्ट्री पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब वहां पावर का इस्तेमाल जिन्होंने कहा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, वहां पे कम से कम कितने लोग रखने पड़ेंगे? हम ये नहीं, क्योंकि अभी तक तुम पढ़ते थे फैक्ट्री पे एप्लीकेबल होगा। अरे भाई, जहां 10 लोग काम करते हैं मिनिमम 10 होने चाहिए, और वहां पावर का इस्तेमाल हो रहा हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो जगह फैक्ट्री कहलाता है। और जहां पावर का इस्तेमाल नहीं हो, वहां कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 20, तब वो जगह क्या कहलाता है? तब वो जगह आपका जो है वो फैक्ट्री कहलाता है। लेकिन हम यहां पे कह रहे हैं कि भले वो जगह फैक्ट्री के डेफिनेशन में आ जाए, अगर वहां 10 लोग काम कर रहे हैं तो, लेकिन उस फैक्ट्री के ऊपर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल, बोनस एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बोनस में क्या लिखा हुआ है? इसीलिए बस बोला थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि केस लॉ में कैसे उलझाएगा वो सुनिए। दो अलग अलग एक्ट का एप्लीकेबिलिटी पूछ देगा। मुझे तो बड़ा मजा आएगा अगर मुझे बोला गया तो, मैं तो एप्लीकेबिलिटी पे ही केस लॉ बना दूं। एप्लीकेबिलिटी पे दे दिया कि इतने लोग काम कर रहे हैं, अब बताइए कि यहाँ पे लेबर लॉ के कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। चलिए, अब एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट, ये आपका सेम चल रहा है। अदर इस्टेब्लिशमेंट में कितने? 20 और मोर। इसका मतलब फैक्ट्री में भी 20 और मोर, और इस्टेब्लिशमेंट में भी 20 और मोर। एनी इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन कितना? वॉलंटरली चाहे तो इस एक्ट को क्या कर सकता है? कह रहे हैं कि अगर याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं 150 जो है वो पर्सन हो, तो कौन सा एक फैसिलिटी होना चाहिए फॉर एवरी 150 वर्कर? फर्स्ट एड बॉक्स। अगर 100 पे हमने रखा तो कोई गुनाह किया? तो वही तो कह रहे हैं, अगर 20 से कम है वहां एप्लीकेबल करते हैं, तो बोला कि आपका मोस्ट वेलकम है, आप बिल्कुल कीजिए वहां पे एप्लीकेबल। एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट और एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। इसका मतलब देखिएगा, आपका जो है दो और एक्ट के बाद तब आएगा ये एक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट। ये क्या हुआ कि जहां पे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लेबर को लेकर के जाता है और काम पे लगा देता है, वहां पे दो तरह के जो एम्प्लॉयर होते हैं। बताइए, जहां काम करता है वो कौन सा एम्प्लॉयर कहलाता है? बताया था ये साइड में। रामदीन को कॉन्ट्रैक्टर काम पे ले गया और जाकर के जो है वो डीएलएफ का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां काम पे लगा दिया, तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसका नाम क्या हुआ? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसने आपको काम दिया, डीएलएफ। और इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन हुआ? कॉन्ट्रैक्टर हुआ। तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है वो पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आया हो या क्या आया हो, खुद से आया हो, जो भी अब वहां पे है उसके ऊपर ये क्या होगा? एप्लीकेबल। ये भी तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आप गए डीएलएफ में, और ये भी तो हो सकता है आप खुद गए डीएलएफ में, वैकेंसी देखा और वहां पे क्या किया आपने? काम करना शुरू किया। दोनों को कहा भाई दोनों की जान है, दोनों का लाइफ है, दोनों के ऊपर क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। मैक्सिमम केसेस अभी तक जितने भी आपने पढ़े, आपने देखा है दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। आप खुद से काम करने गए हैं तो भी, किसी एजेंसी के थ्रू गए हैं तो भी, जैसे आप ही काम के लिए जाते नहीं देखते naukri.com, monster.com, sign.com, इनके जरिए आप जाते हैं। ये क्या है? एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर ही तो कह दीजिए लेबर के लिए। तो यहां पे यही प्लेसमेंट एजेंसी है। कह रहे हैं कि कितना कौन जो है वो कंट्रीब्यूट करे। कहा कि 12% जो है वो किससे लिए जाए? एम्प्लॉय से कट किए जाए। और 12% ही कौन जमा करे? एम्प्लॉयड जो है वो जमा करे। कुछ एम्प्लॉयमेंट में कितना परसेंट है? 10% है। इसका मतलब है अगर 10,000 मिल रहा है रामदीन को, तो रामदीन को जो पैसे देने हैं उसमें से 1200 रुपए आपको क्या करने हैं? डिडक्ट करके किस अकाउंट में डालने हैं? पीएफ अकाउंट में। और इनको जो देना है वो कितना देना है? 8800 रुपीज इनके हवाले कर देना है। लेकिन ये जो 1200 दिए, इसमें से और कितना आपको ऐड करना पड़ेगा? ये तो रामदीन के लिए। अगर किसी का ज्यादा है तो भाई उसका 12% डिडक्ट कीजिए और उसका भी कितना जमा कीजिए? 12%। लेकिन एक चीज बताइए, रामदीन कहता है कि मेरा 5000 जो है वो डिडक्ट कर दो,
मेरा 5,000 रुपए कहां जमा कर दो? पीएफ में। क्यों रामदीन ऐसा कह रहा है वो देखिए। रामदीन को भी राम दुलारी नहीं मिली है, अभी शादी नहीं हुई है, वो सोचता है अभी उतने पैसे का खर्च नहीं होगा। ये अलग अलग जगहों पे भी होता है। ये बात 2008 की सच्ची घटना है, 2008 जिस साल मैं सीएस बना था, तो 2008 के लास्ट में बना था, 9 की ये बात है। तो पापा से पैसे आ रहे थे 2008 तक, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता था, और मेरे पापा हिसाब लेने में जबरदस्त। अब एक ही बार में मेरा पहला जो जॉब था, आई वॉज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट लीगल एंड फाइनेंस, और वो एक लिस्टेड कंपनी थी। तो नाम नहीं बता सकते हम लोग, इथिकल कोड के अकॉर्डिंग होते हैं, नाम वगैरह नहीं बता सकते एम्प्लॉयर का, या जो हमारे क्लाइंट होते वो भी नहीं बता सकते पब्लिक फोरम पे। तो बस इतना, लिस्टेड कंपनी थी, तो वाइस प्रेसिडेंट लीगल एंड फाइनेंस का डेजिग्नेशन मिला था, 80,000 रुपए मिल रहे थे। एकाएक जो 80,000 सुना, क्योंकि उस समय याद है कि लास्ट टाइम जो मिल रहे थे पापा से, जो उस समय के अकॉर्डिंग, वो मिल रहा था 3,500 रुपए, 3,500 रुपीज, क्योंकि आपको जो रहना है, खाना पीना, इन चीजों के लिए। तो हम लोग ऐसे बड़े पीजी में नहीं रहते थे, एक मतलब फ्लैट सा लिया, उसी में 4-5 लोग मिलके रहते थे, तो वो सस्ता पड़ता था। ऐसे आप पीजी वगैरह में जाएंगे तो महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ खाना कंपलसरी है, उन्हीं का खाओ, और ऐसे आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके से रह सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो जो वो 80,000 मिलता था, तो जैसे ही आए पहली सैलरी तो अकाउंट में जाता था। उस समय दोस्तों के जो हक होते थे वो जरा सुनिए, क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए सही में जा रहे हैं, तो दोस्त याद दिला रहा है, भूल गया आज तुझे जॉब मिल गई तो मुझे भूल गया, किसका टाई पहन के गया था याद कर, शूज किसका था, बात भी सही है, किसी का शूज तो किसी का शर्ट तो किसी का कुछ, क्योंकि स्टूडेंट थे, एकाएक इंटरव्यू के लिए जाना है, अब खरीदने के लिए 5,000 रुपए पहले खरीदो तब जाओ। मैंने बोला ही, गरीब आदमी इन्वेस्टमेंट में कम भरोसा करते थे, तो सबके जो, जिसके जो अच्छे हैं लिया, और उसके बाद बस एक चीज होती थी कि पैंट मुझे अपना खरीदना पड़ता था, क्योंकि वो मुझे किसी का नहीं आता था, क्योंकि अभी जो मेरा फिगर है वो मेरा तकरीबन 2.5 गुना है जो मेरा पहले हुआ करता था। यानी जिस समय 2008 की मैं बात करूं, 9-10 में, तो उस समय मैं, जो हमारे दुबले पतले हैं, ये तो जो है वो जीरो फिगर में, मैं माइनस में था, मतलब इनका भी जो है मैं आधा था, या आधा से थोड़ा ही कम था, तो ये वाली स्थिति थी। तो उसमें जो है वो ये आए कैसे, और कोई भी मुझे रेडीमेड कपड़े नहीं आते थे, कैसे आएगा? 26 नंबर वो शुरू होता था, और वो बोलते थे सर गर्ल्स के लिए 26 से शुरू होता है, बॉयज का जो है वो 28 से होता है, और वो आता ही नहीं था 28, वो अब समझ सकते हैं कि कितना हट्टा कट्टा था। तो उस समय जब पैसे मिलते थे तो ऑप्शन था कि आप वॉलंटरी, वो मैंडेटरी, ये पीएफ वाला रूल उस पर नहीं लगता था, क्योंकि सैलरी ज्यादा थी। उसमें यह था कि मैं अगर चाहूं तो ज्यादा कटवा सकता था पैसा। क्यों? क्योंकि जितने भी पैसे आ रहे हैं अकाउंट में सबको दिख रहा है, अब कम वक्त सब जो है वो शुरू हो जाए। भूल गया अपने यार को, अब भूले कैसे, सबका सब चीज। पहले महीने में पता चला कुछ भी ना बच रहा है, मतलब आया 80, उसमें से मुझसे तो खर्च ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आदत ही नहीं उतने खर्च करने की। लेकिन सारे दोस्त जो हैं वो इस तरह से रोए कि भाई इमोशन से ही तो हम बंधे हुए थे दोस्तों के बीच में, तो भाई लेते जाओ लेते जाओ। फिर मैंने किडनी लगाया, और मैंने जो है अपने एम्प्लॉयर को बोला कि भाई मेरा जो है, आप जो है वो 50% जो है वो डिडक्ट कर दे, 50-60 जो भी आप बोलेंगे वो करके कहाँ जमा कर देंगे, पीएफ में। अब जब सैलरी बन करके आएगा तो कितना आएगा, कि इस महीने कितने मिले, 40 दिखा दिया, देखना 40 आया है, अभी कुछ ये है। उस समय वो जॉब वगैरह नहीं करते तो इतना नहीं समझ पाते थे, और वैसे मेरे तरह उनका किडनी नहीं चलता था, मैं दुबला पतला था, बॉडी जो है वो कमजोर, माइंड जो है तेज था। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि रामदीन की शादी ने बस स्टूडेंट से तुरंत बना था एक एम्प्लॉय, और वो भी 80,000। कभी कभी तो खुद नहीं लगता था, जब जा रहा होता था ना तो लगता नहीं था, फील आता रहता था स्टूडेंट जैसा ही, तो कुछ चल रहे कुछ चल रहे ऐसे कर भी देते थे। फिर ध्यान आता था कि नहीं अब क्या है, वाइस प्रेसिडेंट लीगल एंड फाइनेंस, अकेले में बैठे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि एक्टिविटी जो है वैसे उचक्को जैसे ना हो जाए, क्योंकि जो है वो तुरंत तुरंत जो है वो क्या किए हैं, तुरंत तुरंत जो है, कभी नहीं होता ऐसे बैठे हैं कान खुजला रहे हैं, कभी कुछ जैसे जैसे भी हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब जो रियल था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ऐसे ही कहना है कि रामदीन के इस समय राम दुलारी नहीं मिली है। अगर वो कहता है कि मेरे 4,000 जमा कर दो, तो अब जरा मुझे एक चीज बताइए, एम्प्लॉयर की तो हालत खराब हो गई, 4,000 वो भी जमा करे, कहा गया कि नहीं, एम्प्लॉयर के ऊपर कंपल्शन बस कितने का है,
ये 12% का है। आप चाहें तो जितना भी ज्यादा जमा करना चाहे क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी जो है वो लिमिट नहीं है। कह रहे ये 10% वाला कहां एप्लीकेबल है, कह रहे उस जगह एप्लीकेबल है जहां इंप्लॉय कितने हैं, लेस देन क्या है 20 है। ये इसीलिए किया गया क्योंकि इंप्लॉयर के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। इसका मतलब क्या है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 20 भी इंप्लॉय नहीं है, कह रहे उस बंदे का इतना प्रॉफिटेबिलिटी ही निकल के नहीं आता होगा, इसलिए हमने ये 12% की जगह वहां क्या लगाया, 10% लगाया, ताकि इंप्लॉयर के ऊपर अनरीजनेबल बर्डन ना पड़े। आप देखिए ना, जितने भी बड़े जो हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, वहां इंप्लॉय ज्यादा होंगे या नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि जहां 20 तक वाले हैं, 20 से क्या है कम है, वहां पे कितना 12% की जगह कितना 10%। इस्टेब्लिशमेंट जिनका विच हैज द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एक्यूमुलेटेड लॉस इक्वल टू एक्सीडिंग द एंटायर नेटवर्थ, यानी कि पिछला लॉस 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 ऐड करते करते कंपनी का अगर नेटवर्थ मान लीजिए कि 20 लाख है, तो पिछले 4 साल से लॉस में कंपनी चल रही है, अभी तक 18 लाख का टोटल लॉस हो चुका है कंपनी को, जो लॉस हुआ है। इस साल 2 लाख का जैसे ही और लॉस हुआ तो ये किसके बराबर हो गया, नेटवर्थ। कह रहे हैं कि अब जैसे ही ये क्या हो जाए, एक्यूमुलेटेड लॉस इक्वल टू या एक्सीड कर जाए किसके, नेटवर्थ। नेटवर्थ में आपके सारे एसेट्स आते हैं, जितने भी एसेट्स है, जो भी आपका पेड अप कैपिटल है, सब ऐड कर दीजिए तो वो होता है नेटवर्थ। नेटवर्थ अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से डिफाइन होता है। इन जनरल जितने भी आपके पेड अप कैपिटल हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं, उनमें से आप अपने लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, नेटवर्थ। तो समझिए आपका एसेट एक तरह से आपके जो है वो लॉस के क्या हो गया, बराबर। कहते हैं उस केस में आपके ऊपर हम 12 की जगह कितना रख रहे हैं, उस साल 10% आपको देना है। और कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा जहां पे क्या हो रहा है, जूट, बीड़ी, अब कहेगा सर सिगरेट नहीं लिखा हुआ है, ये जो छोटे छोटे आपके जो हैं जो भी स्टैब्लिशमेंट थे उन सब के ऊपर, क्योंकि इनकी स्थिति हमेशा खास्ता ही रहती थी जूट वगैरह का। अब नहीं, अब तो जूट वगैरह इंडस्ट्री, अगर आप जूट के कोई सामान लेने जाते, दिल्ली हाट वगैरह जाइए, यू कैनॉट गेट अ सिंगल बैग और पर्स लेस देन, मतलब जब तक आप 5000 पे नहीं करते, और उसमें भी अच्छा क्वालिटी वाला नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अगर कहीं इच्छा हो कि एक जूट का जो है जैकेट लेते हैं, तो फिर वो लाख में चला जाता है, जो फाइन क्वालिटी होता है। लेकिन जिस समय ये एक्ट बना हुआ वो भी जरा नजर डाल लीजिए, कब की बात है, ये 1952 के अकॉर्डिंग है। ब्रिक, कोड, गुअर गम फैक्ट्री, कोड होता है नारियल के जो रेशे होते हैं ना, उससे जो डनलप वगैरह बनता है वो वाला है ये कोड। और कुअर गम फैक्ट्रीज होता है जिससे जो है वो इरेजर और बाकी चीजें बनते। कहने का मतलब है छोटे इंडस्ट्रीज पे हमने कितना रख दिया, 10। जहां इंप्लॉय की संख्या क्या है, वहां भी कितना रख दिया, जिनका फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, नेटवर्थ के बराबर लॉस नेटवर्थ को टच कर गया, तो हमने बोला इस साल कितना दे दो, 10%। फिर आपका जब नेटवर्थ जो है वो ठीक हो जाए तो फिर कितना देना, 12% देना। कहा कि ये, हाँ किसमें, फॉर इस्टेब्लिशमेंट हैविंग, तभी तो बोला कि उसमें जो है ये वाले प्रोविजन नहीं आएंगे। ये जो प्रोविजन है ये इस पे लग रहा है, जो हमने यहां पे देखा हुआ है, ये 12% के लिए है। लेकिन हमने बोला कि अगर 12 से क्या है, 20 से क्या है, कम है, तो उस केस में क्या लगाना है आपको, उस केस में, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड का नॉर्मल प्रोविजन है वो 12 पे ही है, ये 10% जो है वो अलग से उन्होंने प्रोविजन बनाया और कहा कि 10 उन केसेस में जब इस तरह के सिचुएशन हो, ताकि जो है वहां भी रहने वाले को कोई ना कोई क्या मिलता रहे, बेनिफिट मिलता रहे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अगर किसी का सैलरी 20,000 है तो, एकदम ध्यान से बताइए, अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो आपने 10,000 पे बोला कितना उसका हटाएंगे, 12% के अकॉर्डिंग 1200 रुपए आप कितना देंगे। अगर किसी की सैलरी जो है 20,000 है तो क्यों हो गया 20,000, बढ़ते बढ़ते हो गया। कह रहे हैं कि इसका मतलब अब वो प्रोविडेंट फंड के दायरे से बाहर। कहा कि अगर ऐसे देखें तो इन्होंने कहा कि 15,000 तक जिनकी सैलरी है उसको हम इस दायरे में रखेंगे। लेकिन फिर इन्होंने एक छोटा सा अमेंडमेंट किया और कहा रामदीन, पहले जो था 10,000, 10 से 12 हुआ, 12 से 15 हुआ, सैलरी ना बढ़ाए इंप्लॉयर, अब उसकी सैलरी हो गई 20,000, तो इसका 20,000 तो उसे और महंगा पड़ गया, क्योंकि इसके कारण
उसे हर महीने जो एक एक्स्ट्रा मिलता था, नहीं मिलता था एम्प्लॉयर की तरफ से 12%, वो मिलना बंद हो जाएगा। कह रहे नहीं, ना एम्प्लॉयर के ऊपर अनरीजनेबल चीज आने देंगे। तो एम्प्लॉयर बोलेगा कि मैं इसका सैलरी बढ़ाते जाऊं और उसका देता जाऊं 12%। तो बोला नहीं, घबरा मत, कितना भी सैलरी हो जाए, कितना मैक्सिमम लिमिट है, थ्रेशोल्ड। अगर रामदीन का सैलरी अब हो गया 25,000, तो 25,000 पे 12% नहीं पे करेगा एम्प्लॉयर पीएफ में, कितना? 15,000 का सिर्फ कितना करेगा? 12% करेगा, ताकि उसके ऊपर बर्डन ना आए। अगर 50 पे पहुंच गया तो बस 15 पे उसका लगातार चलता रहेगा। अच्छा, रामदीन कितना करे? बोला रामदीन के ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है, 10% तो उसका कटता रहेगा, और उसका भी जो 10% कटेगा वो उसी बेसिस पे कटेगा। किस बेसिस पे कटेगा? 15,000 के बेसिस पे कटेगा। हाँ, वॉलंटरली तो उसके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, वो जितना पैसा कटवाना चाहे क्या कर सकता है? कटवा सकता है। देखिए यही लिखा है, वंस ए प्रोविडेंट फंड मेंबर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी लेफ्ट आउट ऑफ कवरेज। किस लिए? ओनली, मेरली का मतलब क्या हुआ? ओनली बिकॉज ही ड्रॉ रिम्यूनरेशन अबव द प्रिस्क्राइब वेज और सैलरी। एक बार अगर आप जो है वो प्रोविडेंट फंड वाले में आ गए, 10,000 15,000 से कम थे, अब आपकी कितनी भी सैलरी हो जाएगी तो आप उससे बाहर नहीं होंगे, और आपका जो डिडक्शन होगा वो कितने के अकॉर्डिंग होगा? 15,000 के अकॉर्डिंग होगा। किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। आप खुद जितने मर्जी उतना क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं। कहा अगर नहीं किया ऐसा तो किसने? एम्प्लॉयर ने। कितना डिडक्ट करना था? 12%। नहीं किया, गलती किसकी? मतलब डिडक्ट किसका नहीं किया? रामदीन को दे दिया पूरा का पूरा 10,000, 10,000 देना था उसको। कितना देना था? 8800। कहा गया कि आप भुगतिएगा, और अगर आपने वो पैसे जमा नहीं किए तो कहा गया कि वो पैसे जो आपके प्रोविडेंट फंड के हैं, कहा गया कि नीड टू डिपॉजिट स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन हर महीने के कितने तारीख को? अगर आप महीने खत्म हो गए हैं, यानी कि अगर अक्टूबर खत्म हो गया है, तो अक्टूबर का प्रोविडेंट फंड का पैसा 15 नवंबर तक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्या हो जाना चाहिए? कौन कौन सा पैसा? इंप्लॉयर का भी हिस्सा और इंप्लॉय का भी, दोनों पैसा। अगर आपने जमा नहीं किया तो कह रहे हैं कि पेनल्टी लगेगा, और अगर 2 महीने से कम दिन अभी हुए हैं, 15 दिन तो उससे ज्यादा हो गए, लेकिन अभी 2 महीने से क्या है, तो जितना पैसा है, कौन कौन सा पैसा? इंप्लॉय का और एम्प्लॉयर का, उसका कितना परसेंट? लेकिन अगर ये 2 महीने से क्या हो गया है, अगर 2 महीने या उससे ज्यादा हो गया है लेकिन कितने तक का है, तो उस केस में कितना? अगर 4 मंथ और कहां तक 6 मंथ तो कितना? और क्या है कि अगर 6 महीने से ज्यादा तो ये क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी किसके पास जाता है? रेगुलेटरी बॉडी के पास। और जो पैसा है एरियर वाला वो कहां जाएगा? वो पीएफ अकाउंट में चला जाएगा। तो ये आपका किसके बारे में है? प्रोविडेंट फंड के बारे में। चलिए अब मुझे बताइए, प्रोविडेंट फंड की एप्लीकेबिलिटी जो है वो जनरल एप्लीकेबिलिटी कब है? फैक्ट्री के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट 20 और 20 से प्रोविडेंट फंड का कितना अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए? इन जनरल 12%, एक्सेप्शन 10% को छोड़ करके। और ये 12% डिडक्ट करके देने की जिम्मेदारी इंप्लॉय के ऊपर या इंप्लॉयर के ऊपर? इंप्लॉयर कितना जमा करेगा? क्या इंप्लॉय 12% से ज्यादा कर सकता है वॉलंटरी बेसिस पे? और अगर वो वॉलंटरी बेसिस पे ज्यादा करेगा तो क्या इंप्लॉयर को भी करना पड़ेगा? नहीं। अगर सैलरी जो है वो बढ़ते बढ़ते 15,000 से ज्यादा हो जाए तो कितने अमाउंट पे कैलकुलेशन होगा? चाहे इंप्लॉय की हो या चाहे इंप्लॉयर के ऊपर हो। 10% का जो हमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ किनके लिए था? जहां इंप्लॉय की संख्या 20 से क्या है, या कुछ ऐसे जो है इस्टेब्लिशमेंट जैसे बीड़ी, जूट, कोड, इन सब की जो स्थिति वैसे ही खराब रहती थी, इनके ऊपर जो है ये एप्लीकेबल होगा। अगर नहीं अच्छा, कितने दिन के भीतर डिपॉजिट करना पड़ेगा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में? 15th ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब है कि जब आपका वेज पीरियड खत्म हो जाएगा उसके कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर। और अगर नहीं किया तो पेनल्टी लगेगा, और वो पेनल्टी आपका इस तरह से मूव कर। फिर पेनल्टी मैंने आपको बोला है कि रटा होना जरूरी। तो देखिए 3 एक्ट जो हमने पढ़े हैं, बोनस, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब मुझे बताइए, ये सैलरी के अलावा ही तो मिल रहा है, सैलरी मिलते हुए। अब कह रहे हैं कि कहीं काम कर रहा है मजदूर, और रामदीन में और रतन टाटा में हो गई,
पूरा का पूरा एक तरफ यूनियन, हमारी मांगे पूरी करो वरना बंद करो जला दो केबिन के भीतर ही। अगर आपको याद हो, मारुति उद्योग लिमिटेड के डिप्टी मैनेजर लेवल के पर्सन को नोएडा में केबिन बंद करके बाहर से जला दिया गया था। यह घटना आज से 2.5 या 3 साल पहले की है। मजदूरों ने किया था, वर्कर ने किया था। और उसके बाद और ये लॉ को चेंज किया गया और कहा गया कि इंडस्ट्रीज में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को फटाफट सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो वायलेंस और दूसरा हमारे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मजदूर बैठ जाएंगे स्ट्राइक पे, उससे भी अगर ज्यादा होगा तो वायलेंस होंगे। और अगर स्ट्राइक पे बैठे तो सोचिए इकोनॉमी एट लार्ज को नुकसान होगा या नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या मैकेनिज्म बनाए हैं, क्या रामदीन कभी स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है, और अगर जा सकता है तो किस किस तरह के तरीके से जा सकता है, क्या इंप्लॉयर जो है वो किसी केस में जो है वो फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकता है, या वहां भी कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं, रिट्रेंचमेंट कब कब कर सकता है, किसी को काम से निकाल दिया तो हो सकता है मजदूर जो है वो भड़क जाए, कहा गया कि रिट्रेंचमेंट के केस में कंपनसेशन देंगे, क्या करेंगे। इन चीजों का जवाब मिलेगा हमें नेक्स्ट एपिसोड में। यहां तक के चीजों को अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और ध्यान से सुनिए, होमवर्क आपका क्या रहा, बोनस एक्ट आपने पढ़ा है, बस चीजों को रिवाइज कीजिएगा और इसके जो मेन पॉइंट्स है एक बार देखिएगा कि क्या आपके दिमाग में है या नहीं। और ये ध्यान रखिए कि अगर केस लॉ पूछा तो आप आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।